अल्लाह का बड़ा एहसान करना पड़े, अल्लाह ताला ने हमें महजिद में बैठने वाला बनाया और हमें दुनिया और आखिरत के बारे में गौर फिक्र करने वाला बनाया। ये अल्लाह का बड़ा एहसान करना। आइए इंशाल्लाह इस सेशन का आगाज़, इस मजलिस का आगाज़ इंशाल्लाह हमारे ज़ोहन नहीं करेंगे और इंशाल्लाह टीम उम्मीद क्या है और इंशाल्लाह उसके बारे में क्या इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह रज़ा अल्लाह में इंशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद होंगे और आपके सामने टीम उम्मीद क्या है और ये कैसे शुरुआत हुई और इसका आगे विजन क्या है इंशाल्लाह इसके बारे में आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है बड़े ध्यान के साथ समाअत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाश्ता हुआ नहीं है, आवाज़ बहुत कम आ रही है। तो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि इतने लोग यहाँ पर आज आए हैं और खुशी इस बात की भी है कि जब छुट्टी होती है ना, एज अ स्टूडेंट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो दिन होता है जब छुट्टी होती है, राइट? तो छुट्टी जब होती है तब हम ये सोचते हैं कि थोड़ा और आराम कर लें, थोड़ी देर और गेम खेल लें, राइट? तो ऐसे गैर जरूरी काम में अपने आप को मसरूफ रखें जिसका कोई आउटपुट नहीं आने वाला होगा। बट मैं बहुत खुश हूँ ये देखकर कि यहाँ पर इतने सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो करियर ओरिएंटेड चीजों में अपने आप को मसरूफ रखना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें ऑलरेडी पता हो कि मुझे क्या करियर करना है, जरूरी नहीं है कि मैंने सोच रखा हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, आर्कियोलॉजिस्ट बनना है। जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होंगे जब अपनी अपनी स्टोरीज बताते हैं। मैं एक कम्युनिटी से आता हूँ, ट्रेनिंग कम्युनिटी से, जहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स, कंसल्टेंट्स, काउंसलर्स हम मिलते हैं, रोज मिलते हैं और बहुत सारों ने बहुत सालों तक सोचा नहीं होता कि मुझे क्या बनना है। लेकिन इसमें एक खासियत ये है कि जब आप सोच लें कि मुझे क्या बनना है, जब वो ठान ले कि मुझे ये बनना है, ये जिंदगी में ये करना है, तो उसको बहुत शिद्दत से, बहुत सीरियसली लेना पड़ता है। और ये चीज जो है, इसमें आपकी मदद करने के लिए सुन्नी दावत इस्लामी की टीम SDI उम्मीद इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद करेगी। तो मैं बता दूं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट टीम SDI उम्मीद की क्या है हम, कौन है हम, क्या करते हैं हम। आपने यहाँ पर स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट देखी, स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट डिस्प्ले हो रही है। मैं चाहूंगा कि आप लोग वेबसाइट्स रेगुलरली विजिट करें। दिस इज द फेज 1। फेज 2 पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह ताला दिसंबर में फेज 2 आएगा और बहुत सारे अपडेट्स इसके अंदर आते रहेंगे, समथिंग दैट विल रियली हेल्प स्टूडेंट्स इन ऑल द फोरम दैट यू रीडिंग। तो टीम SDI उम्मीद का एक ऑब्जेक्टिव है, एक बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है कि हर वो बंदा, वी वांट टू बिकम, जैसे आप अपना मिशन स्टेटमेंट अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वी वांट टू बिकम द मोस्ट सॉट आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट कम्स टू करियर एंड प्रोफेशनल हेल्थ। बहुत सिंपल सा, मैं इसका मतलब समझाता हूँ कि जब भी किसी इंसान को करियर रिलेटेड या प्रोफेशनल हेल्थ की जरूरत पड़ेगी, उसके जहन में पहला नाम टीम SDI उम्मीद का आना चाहिए। ये हमारा मकसद है और इस मकसद के तहत हम काम कर रहे हैं
और इसमें हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं वो अमीर जो हम सबके अमीर हैं, हम सबके अमीर हैं, उनको देखकर, जिनको सिर्फ देखकर रूहानियत आती है, जिनको देखकर सुभान अल्लाह कहने का मन करता है, जिनको देखकर अल्लाह याद आता है, वो अमीर हम सबके अमीर भाई कबीर जिनको प्यार से कहते हैं हाफिज़ कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब किबला, वो इस पूरी टीम को उनके अंडर, उनकी रूहानियत में, उनके स्पिरिचुअल गाइडेंस के अंदर ये पूरी टीम फंक्शन करती है। और उनके बाद जो आते हैं, जो हमारे मेंटोर है, जो गाइड है, जिन्होंने इस टीम को स्ट्रक्चर दिया है, जिन्होंने टीम उम्मीद को इस लायक बनाया कि लोग उनसे उम्मीदें रख सकें, वो है बुलबुल बागे मदीना अलहाज कारी रिजवान खान साहब, जो इस पूरी टीम को लीड करते हैं एंड इस पूरी टीम को इस तरह का गाइडेंस देते हैं कि हम इस लायक बन सकें कि आप लोगों के सामने यहाँ पर आए और आपको कुछ गाइडेंस दे सकें। अल्हम्दुलिल्लाह टीम उम्मीद के अंदर हर तरह के वेरिड प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, राइट फ्रॉम एजुकेटर्स टू ट्रेनर्स टू people who have been very successful in their own fields. Some of the personalities that we have in Team Umeed will be coming here today and presenting in front of you. So you will definitely know the kind of quality we have in the team, the kind of mentors, the kind of trainers. मैं एक करके सबको इनवाइट करूंगा, जब मैं इंट्रोडक्शन दूंगा तो मैं उनके बारे में और डिटेल में बताऊंगा कि कौन है, बट मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि टीम उम्मीद का जो असल मकसद वो यही होगा, असल कामयाबी, असल सक्सेस ये होगी कि मुमरा में, कौसा में किसी गली में रहने वाला एक बच्चा जब ये सोचे कि मुझे करियर में क्या करना है, या मुझे नहीं पता क्या करना है, या मुझे पता है क्या करना है लेकिन पता नहीं कि कैसे करना है, तो उसके जहन में पहला नाम टीम उम्मीद था। ये हमारा मकसद है और ये मकसद के तहत हम आज आप सबके सामने आए हैं और कोशिश ये करेंगे कि आज के बाद आप लोगों से तो हमारी बात पहुंचे, बट आज के बाद आप भी जब बाहर जाएं, स्कूलों में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, जब आपको लगे कि ऐसा कोई इंसान है जिससे मदद चाहिए, नॉट जस्ट करियर हेल्प, मैंने आपको बताया प्रोफेशनली भी हम बहुत सारे वर्कशॉप, बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स, बहुत सारे वेबिनार्स, ट्रेनिंग सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें भी इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। तो मुझे पहले ये बताइए, बिफोर वी गो एंड बिफोर वी स्टार्ट टुडेस प्रोग्राम, आई वांट टू अंडरस्टैंड यहाँ पर कितने बच्चे पेन और पेपर लेकर आए, कितने बच्चे पेन और पेपर लेकर आए, हाथ ऊपर करें। This is how you start. अगर आप, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम है, रिटेंशन कैपेसिटी यानी मुझे बहुत कम चीजें याद रहती हैं, राइट? तो अगर मुझे याद नहीं रहती तो मैं क्या करता हूँ, मैं नोट करता हूँ। अगर यहाँ पर आज 1-1.5 घंटा 2 घंटा सेमिनार होगा, आप लोग सुनेंगे हमारी बातें और किसी को कहा जाएगा कि समराइज कर लेंगे, तो आप 1.5 घंटा बोल पाओगे, आप 2 मिनट 3 मिनट में बोल पाओगे, तो ये 1.5 घंटे को आप 3 मिनट में समराइज करो। थिंक अबाउट कितना लॉस हो गया, इंफॉर्मेशन कितनी लूज हो गई बात। इसीलिए whenever you go, आज तो ठीक है कोई बात नहीं, बट आइंदा से जब भी जाइए, आप यकीन मानेंगे, मैं जब भी जाता हूँ बैग कैरी करता हूँ, बैग में हमेशा पेपर होता है और पेन तो हमेशा होता ही है। वो इसलिए होता है कि कभी ऐसी जगह पर हम बैठे, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन हमें पता चले, तो मोबाइल है, आप मोबाइल में नोट कर सकते हैं, या तो फिर पेन पेपर कैरी करें तो वो बेहतर होता है, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू नोट डाउन इंफॉर्मेशन। तो आइंदा से मेक श्योर करें कि हम लोग जो है वो पेन पेपर कैरी करें। आज के प्रोग्राम में एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आज हमारे साथ 4 गेस्ट मौजूद है जो अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने टॉपिक्स के बारे में सुना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि काफी इंटरेस्टिंग, काफी एडवांस और ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो बेसिक है, ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो एडवांस है। कुछ वेरी वेल नोन स्पीकर्स आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो बिला ताखीर मुझे लगता है कि मुझे हमारे पहले गेस्ट को इनवाइट कर देना चाहिए ताकि हमारे प्रोग्राम हम जल्दी से शुरू करें। हमारे जो पहले गेस्ट हैं जो इंडस्ट्री 4.0 करियर ऑप्शंस पे बात करेंगे। अब ये इंडस्ट्री 4.0 कौन क्या चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। वैसे तो सर बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। अब जो है ना, थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली। पहले जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, करियर जनरेशन गैप होता था, आपको पता है? आपके फादर
जनरेशन गैप। पहले वक्त में क्या होता था, जनरेशन गैप कितने साल का होता था? 20 साल, 25 साल का जनरेशन गैप होता था। 20-25 साल का होता था ना, आपके अब्बा की उम्र में 25-30 साल का तो जनरेशन गैप होता था। फिर वो जनरेशन गैप कब हुआ? 25 साल का, फिर और कम, 15 साल का, और कम, 10 साल का। आज अगर मैं समझे 30 साल का हूँ और मेरा भाई है जो 25 साल का या 20 साल का, मेरे और उसमें भी एक जनरेशन गैप आ गया। मेरी सोचने की ताकत और उसकी सोचने की सलाहियत में भी डिफरेंस आ गया है। कैसे आया ये डिफरेंस? क्योंकि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बहुत हो गया है। आज मेरे घर में एक छोटा सा, मेरे छोटे भाई का बेटा है, 2 साल का है। मुझे लगता है उसके पास जितना एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है ना, उसके पास जितनी नॉलेज है, मैं 10 साल का हुआ था तब तक भी मेरे पास नहीं है। राइट? मैं हमेशा कहता हूँ ये बात कि आज हम लोग एक हफ्ते में जितना व्हाट्सएप से, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ना, हमारे जो दादा परदादा थे, वो परदादा होते हैं ना, जैसे मेरे परदादा अल्हम्दुलिल्लाह 102 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, दादा 96 के एज में हुआ। तो बताने का मकसद है कि उन्होंने 100 साल उम्र में उतने इंफॉर्मेशन हासिल नहीं किया होगा जितना आज हम एक हफ्ते में करें, क्योंकि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गया। जैसे आपके पास एक्सेस इंफॉर्मेशन के इंफॉर्मेशन का एक्सेस आ जाता है ना, वैसे ही आपके पास एवेन्यूज खुल जाते हैं, बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। ये भी कर सकता हूँ, 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 बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं। Industry 4.0 talks about the latest trends, the emerging technologies. इसके बारे में और डिटेल में हमारे जो अगले गेस्ट है, जो पहले गेस्ट है, वो बात करेंगे। पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उनके बारे में दे दूं। He is Mr. Amir Sevani, who is an administrative officer in Anjuman Islam AR Khalsekar Polytechnic College. Amir Sevani जी is a well-known name here. आप सब जानते हैं, आप सबने उनके वेबिनार पहले भी अटेंड किए होंगे। He is basically BE, an automobile engineer from Saraswati College, which he completed in 2010. Worked as a lecturer and diploma for mechanical engineering in Khalsekar College, and he worked as an officer in charge, an additional officer in charge of MSBPE Regional Assessment Center from 2011 to 2020. Okay, head of department of diploma in mechanical engineering at AR Khalsekar College from 2013 to 2020. Okay, MRN lead auditor for quality management systems for ISO 9001 and 2015 certification जो भी आप लोग करेंगे तो आपको पता चलेगा। He is also a member of Indian Society for Technical Education, that is ISTE, which is a New Delhi based board organization, and administrative officer at AR Khalsekar Polytechnic from 2020 till date. So ऐसे एक शख्स जिनका वैराइड प्रोफाइल है, जिन्होंने बहुत सारे पोर्टफोलियो में काम किया है, वो हमारे साथ मौजूद है। और पहले गेस्ट हमारे हैं जो इंडस्ट्री 4.0 करियर ऑप्शंस पे बात करेंगे। तो मैं बिला ताखीर आमिर सेवानी जी को दावत दूंगा कि वो आए और अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। आमिर जी।
اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने यहाँ आके नासिर भाई से थोड़ी मालूमात हासिल की तो उनके जरिए पता चला कि कुछ 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, 9th के, 10th के हैं और अभी पीछे मेरे कुछ 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। सो बेसिकली ये वो राइट प्लेटफॉर्म है जहाँ हमको सोचना चाहिए कि हमें आगे करियर किस तरीके से सेलेक्ट करना है, करियर किस तरीके से ऑप्ट करना है। लेकिन कुछ फेज पे आने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जैसे रजा भाई ने बताया कि आज इंडस्ट्रियल 4.0 का रिवॉल्यूशन हो चुका है। तो व्हाट इज दिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0? एक टाइम था जब हमने हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को देखा था कि कोई बैंक में फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, कोई HR डिपार्टमेंट में है, यानी डॉक्यूमेंटेशन के वर्क्स बहुत होते थे। कोई किसकी फाइल बना रहा है, कोई किसकी फाइल बना रहा है। Then there is a drastic change in that period कि वो drastic change जो आया वो हमने देखा कि टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, सॉफ्टवेयर्स अलग अलग किस्म के सॉफ्टवेयर्स आने लगे और इंडस्ट्री का डिमांड चेंज होने लगा। अगर कुछ चीज़ों की बात मैं करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें आ गई, बिग डेटा बैंक आ गया, ये सब चीजें। अब ये सब है क्या, इनको समझने के लिए तो वक्त दरकार है, लेकिन बहुत छोटे से पीरियड में छोटा सा एग्जाम्पल देकर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यहाँ पे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ATM मशीन को यूज किया है? प्लीज ये टू वे कम्युनिकेशन होगा, मैं आपको कुछ दूंगा, आप भी मुझे कुछ देंगे। देने से मुराद मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा, आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे। ओके, तो हम सभी ने ATM मशीन यूज किया। क्या काम करता है ATM मशीन? कोई खड़े होकर बताएगा प्लीज? हाँ बोलो जोर से, आई कांट हियर यू। मनी ट्रांसफर करता है बैंक से और हम एक कार्ड उसमें इंसर्ट कर देते हैं, जितना अमाउंट हमको चाहिए हम उसे विड्रॉ कर देते हैं, राइट? ये बेसिक सा ATM का काम है। एक टाइम हमने ये भी देखा है कि कुछ वक्त के लिए ATM मशीन के बाहर एक गाड़ी आती है जिसके अंदर कैश रहता है, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, वो पैसा अंदर जमा करते हैं। उस वक्त तक पब्लिक को अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं रहता है ना? वो पैसा अंदर डिपॉजिट कर देते हैं, उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आजकल वो वैन बहुत कम दिखती है, वो सिक्योरिटी वाले बहुत कम दिखते हैं। तो क्या हो गया, जो आपका ATM मशीन है वही आपका कैश डिपॉजिट मशीन भी हो गया है। हमने ये भी देखा है कि उसी मशीन में हम पैसा भी जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल भी सकते हैं। तो इन शॉर्ट वो वैन जो चलाता था वो ड्राइवर का ड्यूटी भी हैम्पर हुआ, जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनका ड्यूटी भी हैम्पर हुआ, है ना? ये इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन है। तो अब वो मशीन के अंदर कैश लेने के लिए बट ऑब्वियस कुछ तो प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना? कुछ तो सॉफ्टवेयर उसके अंदर हमको डेवलप करना होगा, तभी ही वो ले सकता है। दिस इज व्हाट इंडस्ट्री 4.0 एक बहुत छोटे से एग्जांपल से लेके मैंने बताया, है ना? एडवांस एग्जांपल भी है। हमने हर कोई यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो सब मोबाइल को यूज टू है, सबको मालूम होगा एलेक्सा करके एक मशीन डिवाइस आता है। एलेक्सा का काम क्या रहता है? आप कुछ भी उसको बोलो वो उसका रिप्लाई करेगी। उसका एडवांस वर्जन ये आ गया है एलेक्सा का कि उसको अगर मैं प्रोग्रामिंग कर देता हूँ तो वो इतना पावरफुल डिवाइस है कि वो टाइम पर आपके गार्डन को पानी देने का काम भी कर देगा। ओके, एलेक्सा इज दैट मशीन, एलेक्सा इज दैट डिवाइस। तो ये इंडस्ट्री में चेंज हो रहा है। तो जब इंडस्ट्री में चेंज हो रहा है तो इंडस्ट्री में जब मैन पावर जाता है वो कहाँ से जाता है? वो एजुकेशन फील्ड से जाता है। तो जैसे ही इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया 4.0 का, सिमिलर वे में एजुकेशन में भी रेवोल्यूशन आया 4.0 का। ओके, सो व्हाट इज एजुकेशन 4.0? ये भी अगर मैं कहूँ आपको तो मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी तो एजुकेशन 5.0 भी आ गया है अगर हम स्टडी करें।
लेकिन 5.0 इज अ वेरी एडवांस वर्जन ऑफ एजुकेशन। हमें ये नहीं पता कि 4.0 क्या है, तो मैं आज यहाँ आपको पहले 4.0 पे थोड़ा सा गाइड करूंगा ताकि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया है उसको मेक ओवर कर सकें। So what is education 4.0? Education 4.0 is nothing but it's a gelling between technology and automation. नई लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है और जो ऑटोमेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो ड्राइंग पहले हम शीट्स के ऊपर करते थे, आज हम सॉफ्टवेयर्स में करते हैं। जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो इंजीनियरिंग में से बहुत से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम पहले ऑटोकैड पढ़ते थे, अभी प्रोई आ गया, कैटिया आ गया, एनसिस आ गया, सॉलिडवर्क्स आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर आ गए। एक जमाना था जब हम ड्राइंग शीट्स पे ड्राइंग बनाते थे। तो एजुकेशन 4.0 is nothing but it's a gelling, it's a combination of technology and automation। और इसमें एक्सेल कौन करेगा? जिसके अंदर क्रिएटिविटी रहेगी, यानी कुछ हटके सोचने की चीज रहेगी, कुछ हटके सोचने की चीज रहेगी, वो क्रिएटिविटी। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक प्रोजेक्ट दे दूं, हम हर 5 वक्त की नमाज हम मस्जिद में जाके पढ़ते हैं। कुछ मस्जिदों में हौज होता है, कुछ मस्जिदों में बैठकर नल का सिस्टम है ना, वजू करने के लिए। वो पानी बहकर कहाँ जाता है? एक गटर में, एक नाले में जाता है। तो आजकल रिसर्च इस पे चल रही है कि वो जो पानी जा रहा है, क्या हम उसको फिल्टर करके रिसाइकल करके उसको यूज कर सकते हैं क्या? ये टेक्नोलॉजी चल रही है। मैं ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड से हूँ, हमने आज तक जो भी 4 व्हीलर देखा उसमें स्टीयरिंग व्हील देखा, आप लोग भी देख रहे हैं। लेकिन रिसर्च हैज बीन डेवलप्ड इन फॉरेन कंट्रीज के थोड़े दिनों में वो स्टीयरिंग व्हील गायब हो जाएगी, जो कुछ भी आएगा वो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स रहेगा, यानी गाड़ी में से स्टीयरिंग भी चला जाएगा, है ना। तो स्टीयरिंग चला जाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स आ गए, वो इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से। इसीलिए आप देखो एजुकेशन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को मर्ज करके दे दिया मेकाट्रॉनिक्स। तो जो हटकर सोचेगा आगे चल के उसी की कदर होगी एजुकेशन फील्ड। और हमारा लेवल क्या है? हम एसएससी के पास सोचते ही नहीं कि आगे कुछ है क्या, और अगर सोचे भी तो क्या सोचते हैं? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। हमारी गाड़ी ये 3 फील्ड पर आगे रुक जाती है। क्या एजुकेशन सिर्फ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस का ही नाम है? इसके आगे कुछ नहीं है। ओके, तो वो हम आगे करियर वाले प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 चीज बता दिया। एजुकेशन 4.0 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, जिसके अंदर जितनी क्रिएटिविटी रहेगी वो इसके अंदर उतना एक्सेल करेगा। अब जब से ये आ गया, आप लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ होगा पिछले 2 साल से कि सारे स्कूल्स के लेक्चर्स वगैरह ऑनलाइन होता है ना। तो ऑनलाइन लेक्चर्स इज अ प्राइमरी पार्ट ऑफ दिस एजुकेशन 4.0। हम बोलते क्या हो गया है ऑनलाइन, घर बैठ के, कोई गांव में बैठा है, कोई किधर बैठा है, टीचर अपने घर पे बैठा हुआ है ना, लेक्चर्स हो रहे हैं। इतना एडवांस आ गया। ये कोई एडवांसमेंट नहीं है, ये पहली सीढ़ी है एजुकेशन 4.0 की, दैट इज ऑनलाइन लेक्चर्स। ओके, सो चेंजेस क्या क्या आया ये देखो। एजुकेशन 1.0 से लेके आज हम 4.0 में हैं। 1.0 जो हमारा स्कूल में हम जाते थे और टीचर हमारे सामने प्रेजेंट रहता था और सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था। देन जब 2.0 का एरा आया, उसमें हमारे पास पीबीएल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, विकिपीडिया, ये सब आ गए, यानी थोड़ा सोशल मीडिया एक्सप्लोर हुआ। 3.0 में क्या आ गया? 3.0 में व्हाट्सएप आ गया, स्नैपचैट आ गया, स्नैपडील आ गया, ये सब एप्स जनरेट होने लगे, है ना। और 4.0 में क्या आ गया? जो आज हम जिस एरा से गुजर रहे हैं एजुकेशन के अंदर, इट इज 4.0। लेकिन हम, हमारी कम्युनिटी के बच्चे मोबाइल तो यूज करते हैं लेकिन इनसे कोसों दूर है। इसमें जो हम चीज यूज करते हैं वो व्हाट्सएप है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, अब इस मौके पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा मोबाइल से रिलेटेड। कोई मुझे बताएगा एप्पल आईफोन किसने लॉन्च किया, किसने बनाया है? स्टीव जॉब। ओके, स्टीव जॉब के घर पर जब कुछ गेस्ट गए थे तो वो गेस्ट ने सबसे हैरत अंगेज चीज देखी। स्टीव जॉब के अपने बच्चे जो उस घर में थे, वहां पर किसी के पास मोबाइल फोन नहीं था। तो गेस्ट जो वहां पे गए थे वो हैरानियत से पूछने लगे, यार यू हैड इन्वेंटेड द आईफोन, एप्पल का सॉफ्टवेयर पूरा आपने डेवलप किया,
दुनिया भर में एप्पल आ गया, एप्पल पैड आ गए, एप्पल के लैपटॉप्स आ गए, एप्पल के माइक फोन्स आ गए, तुमने अपने ही बच्चों को फोन नहीं दिया। व्हाट इज द रीजन? क्यों? तो द आंसर गिवन बाय दैट स्टीव जॉब वाज, मैंने इसलिए नहीं दिया बिकॉज आई नो दैट व्हाट अ मॉन्स्टर आई हैव क्रिएटेड। क्या जवाब दिया उसने? मुझे पता है मैंने क्या मॉन्स्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉन्स्टर? ये मॉन्स्टर का मतलब क्या हुआ? नहीं मानो, किसी को भी नहीं मानो, एनीबॉडी? हाँ, राक्षस। तो बनाने वाला खुद बोल रहा है कि मुझे मालूम है मैंने क्या हैवान और क्या राक्षस बनाया है, इसलिए मैंने अपने बच्चों को नहीं दिया। लेकिन दुनिया भर में सर्कुलेट हो गया और सबसे ज्यादा बिजी जो कौम है वो हमारी ही कौम है, जिससे मोबाइल छूटता ही नहीं, चाहे फिर वो रात के 2 बजे या 3 बजे, फजर छूट जाएगी लेकिन मोबाइल नहीं छूटेगा। सो मोबाइल के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, पर अभी जहां हम हैं उसमें जो इस एरा में जहां मोबाइल हम यूज कर सकते हैं, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन जिसमें मोबाइल का एक बहुत बड़ा रोल है, उसमें हमें डाइवर्सिफाइड लर्निंग मिल रही है, डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस पर, है ना। स्कूल जो हुआ 2 साल से, सारे लेक्चर्स हुए, एग्जाम्स भी हायर सेकेंडरीज के हुए, इंजीनियरिंग मेडिकल के एग्जाम्स भी हुए, तो वहां पर पहले हमें स्कूल में जाना पड़ता था, आज स्कूल हम हमारे घर पर बैठ रहे, कोई गांव में है, कोई किधर है, कोई किधर है। ओके, दूसरा एक फैकल्टी, मैं आपको आज लेक्चर दे रहा हूँ, एक मेरा लेक्चर आपको पसंद नहीं आया तो वही टॉपिक आप गूगल करो, यूट्यूब पे हजारों दूसरे प्रोफेसर्स के लेक्चर्स उसी टॉपिक पे, हिंदी में चाहिए हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में मिलेगा, जो लैंग्वेज में चाहिए आपको वो लैंग्वेज में मिलेगा। पहले स्कूल में क्या होता था, हिस्ट्री अगर एक प्रोफेसर पढ़ा रहा है तो आपको साल भर उसी प्रोफेसर को देखना है, आप चाहे कितनी भी कंप्लीट कर दो, प्रिंसिपल से रिप्लाई आएगा द चेंजिंग ऑफ टीचर इज नॉट पॉसिबल। और आप ऐसा नहीं करें, आप स्टूडेंट को अपना खुद का सिलेबस डिजाइन करना, तुम्हें क्या पढ़ना है, वो सब प्रैक्टिस में आ चुका है। तो ये एजुकेशन 4.0 है। और हम किधर हैं? हम स्कूल ही ठीक से अटेंड नहीं करते तो यहाँ पे क्या करें? अब जब ये सब चीजें आ रही है तो स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस भी बढ़ेगा, है ना। स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस भी बढ़ेगा। कई बार हम लेक्चर नहीं बैठे, नेट का इशू है, मोबाइल में नेट पैक नहीं है, रात भर हमने सर्च कर लिया नेट पे, सुबह 2 GB का डेटा रहता है पर डे, वो तो रात में खत्म हो गया, तो सुबह लेक्चर कैसे अटेंड करें? लेकिन हमारे ख्वाब क्या है? हमको आगे चल के पैसा भी कमाना है, हमको दुनिया में नाम भी कमाना है, शोहरत याफ्ता भी बनना है, पर मोबाइल छूटेगा। अब यहाँ ये मजमे में कितने ऐसे लोग हैं जिसको दौलत भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए और नाम भी चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड। फ्री, कोई मारेगा नहीं आपको, दौलत कमाना बुरी बात नहीं है। ऐसे छुप छुप के डर डर के हाथ मत उठाओ, मुझे भी कमाना है, चलो दौलत मुझे भी कमाना है, शोहरत मुझे भी कमाना है, मुझे, मैं भी चाहता हूँ मेरा नाम हो, बस इतनी बाकी को नहीं कमाना। ठीक है, कोई डर के हाथ नहीं उठा रहा है या कोई शर्मा के हाथ नहीं उठा रहा है। तो मैं आपको बताऊं दौलत और शोहरत कैसे आई। एक वाक्य पढ़ा था मैंने इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की में सादत करके किताब थी, जनाब सुलेमान अलैहि सलाम का वाक्य था वो, जानते हैं सर हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम को पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला ने हुकूमत दी, सिर्फ दुनिया नहीं, चरिंद परिंद सब पे, जिन्नात सब पे। तो एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत दे जो तूने किसी को ना दी, अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन अलैहि सलाम से कहा कि जिब्रील सुलेमान के पास जाओ और ये 3 चीज़ लेके जाना और सुलेमान से कहना कि इसमें से कोई एक चीज़ आप ले लो, जो आप पसंद करोगे वो आपकी, और जो बाकी की 2 हट जाएगी उसे वापस ले आना। तो अल्लाह ताला ने ये 3 चीज़ आपके लिए भेजी है और कहा है तीनों में से एक चीज़
चीज आप ले लो जो आपको चाहिए। तो तीसरी चीज थी एजुकेशन, नॉलेज। क्या थी? नॉलेज। पहली क्या थी? दौलत। दूसरी शोहरत। तीसरी नॉलेज। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा दिया और नॉलेज को ले लिया, दौलत और शोहरत को छोड़ दिया। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दौलत और शोहरत से कहा कि दौलत और शोहरत चलो, वापस चलो। सुलेमान ने तुम्हें ठुकरा दिया और नॉलेज को पसंद कर लिया। उस वक्त दौलत और शोहरत ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि जिब्रील, जब से अल्लाह ताला ने हमारी तख्लीक की है उस वक्त से हमें हुक्म दिया है कि ये दौलत और शोहरत जहाँ जहाँ इल्म जाएगा, जहाँ जहाँ नॉलेज जाएगी, तुम्हें उसके साथ जाना। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नॉलेज को पसंद करके, नॉलेज को सेलेक्ट करके, साथ में क्या मिल गया उनको? दौलत और शोहरत। अब यहाँ जितने लोगों ने हाथ उठाया था ना कि हमको दौलत भी चाहिए, हमको शोहरत भी चाहिए, तो उनको क्या हासिल करना होगा? जोर से, नॉलेज। तो उसी को कैसे हासिल करें, कौन से रास्ते पे चलना है, उसीलिए यहाँ पे हम जमा हो। समझ में आया? क्लियर है सभी को? ओके, आगे बढ़े। चैलेंजेस, स्टूडेंट्स को कुछ चैलेंजेस फेस करना है आगे जाकर। ओके, चैलेंजेस क्या है? हम रट्टा मार लेते थे और एग्जाम में परसेंटेज आ जाते थे। अब वो रटोफाई वाला सब खत्म हुआ, आप रटोफाई नहीं कर सकते, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, मुझे ABCD भी आती है और 1 2 3 4 भी आता है, लेकिन अगर मुझे ऐसा पढ़ने के लिए बोला जाए A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 M12 M13 और 15, कोई पढ़ के सुनाएगा यहाँ पे? हमको ABCD भी आती है, हमको 1 2 3 भी आती है, बस पढ़ना ऐसा है। हमने नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा। क्यों? हमने तो सिर्फ ABCD रट्टा मारा था, 1 2 3 रट्टा मारा था, पर अभी रट्टा मारने वाला टाइम चला गया। क्यों? क्योंकि अभी हमको कंपटीशन में उतरना है। आज कोई IPS बन रहा है तो कोई IAS बन रहा है और हमारी गाड़ी SSC के आगे जाती है। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ रट्टा मारने से मतलब है। ओके, तो वी हैव टू बी अ कॉम्पिटिटिव बेस्ड एजुकेशन। हमारे पास नॉलेज कैसी होनी चाहिए? कॉम्पिटिटिव बेस्ड, हम किसी से कंपटीशन में उतर सकते। ओके, सेकंड चैलेंजेस क्या है हमारे पास? बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों का IQ लेवल चेक करवाते हैं। अभी IQ का जमाना नहीं है, अभी EQ का जमाना है। हमें मालूम ही नहीं है, फेस पे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, IQ का मतलब क्या है, EQ का मतलब क्या है। अब देखो हमारी क्या हालत हो रही है, हमारी क्या हालत हो रही है हमें नहीं मालूम। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट ये बताती है कि एशिया का मुसलमान मतलब कौन कौन सी कंट्री आ गई? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, है ना। एशिया का मुसलमान की पर डे की इनकम इट इज लेस देन $2। कितना हो गया? 150 रुपया। एक दिन की आमदनी उसकी 150 रुपये से भी कम है। वजह पता है क्यों? वजह पता है? वजह इसकी ये है कि एक यहूदी, एक ज्यूइश एक साल में तकरीबन 30 से 35 किताबों का मुताला करता है, खत्म करता है उसको पढ़कर। एक ईसाई क्रिश्चियन एक साल के अंदर तकरीबन 15 से 20 बुक को मुताला करके खत्म करता है, पढ़ता है उसको। और वहीं एक मुसलमान जो है वो साल में एक किताब भी मुकम्मल नहीं करता। इसीलिए हमारी आमदनी कितनी हो गई? $2 से भी कम। क्योंकि हमारे में अवेयरनेस ही नहीं है एजुकेशन को लेके कि हमें आगे करना क्या है। हम एकदम पिछड़ा हुआ तबका होते जा रहे हैं, जबकि नॉलेज हमारे से ही पर्कुलेट हुई है। रब तबारक व तआला ने जो सबसे पहले आयत में नुज़ूल फरमाया वो इकरा ही थी, जिसका माना पढ़ो क्या आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ही फरमाया कि तलबुल इल्म कुल्लु मुस्लिम फर्ज़तुन कुल्लु मुस्लिम
का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज कहा। चीन तक जाने का हुक्म हमें ही दिया गया, चाहे फिर वो इल्मे दीन हो या इल्मे दुनिया हो। वहां पर बाइफर्केशन करके नहीं दिया कि सिर्फ दीन का इल्म हासिल करना है तो चीन जाओ, नहीं, दुनिया का इल्म भी हासिल करना है तो चीन जाओ। कुरान में अल्लाह ताला ने हमें ही कहा फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, नहीं जानते हो तो इल्म वालों के पास जाओ। वज़ू के मसाइल नहीं मालूम है, उलमाए किराम के पास जाओ। टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं है तो इंजीनियर के पास जाओ। वहां पे भी हमें बाइफर्केशन करके नहीं दिया, तो हम कौन सी धुन में लगे हुए हैं? कुरान में ही हमें चैलेंज भी दिया गया, अफला यंजुरू इलल इबिली कैफा खुलिकत, ए लोगों ऊंट को देखो आपने कैसे बनाया। अफला यंजुरू इलस समाई कैफा रुफियत, आसमान को देखो किस तरीके से बुलंद किया। सिविल इंजीनियर को यहाँ पे चैलेंज दिया गया, अगर मुझे एक छत बनानी है तो क्या बगैर कॉलम के, बगैर पिलर के वो छत कायम रह सकती है क्या? अल्लाह ताला ने आसमान को हमारे ऊपर एक छत की मानिंद कर दिया, लेकिन कहीं कॉलम, कहीं पिलर जमीन से जुड़ा हुआ नहीं दिखता। तो हमें ही मोटिवेट किया गया है जगह जगह पर। सूरह रहमान में तो ये कह दिया दुनिया की बाउंड्री से बाहर निकलना है, निकलो, जहां कहीं भी जाओगे हुकूमत रब की ही मिले। ये क्या है? एस्ट्रोनॉट्स बनने का कंसेप्ट हमारे पास ही है। अर्थ से बाहर कौन जाता है? स्पेस में कौन जाता है? तो रब ने हमें कहीं इल्म हासिल करने के लिए रोका नहीं, न नबी पाक ने हमें इल्म हासिल करने से कभी रोका। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? इंतजार यही है कि हमारे पास कोई मेंटर नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है जो हमें रास्ता दिखाए। दूसरा, हमारे में वो लगन, हमारे में वो तड़प नहीं है कि हम हासिल करें। तो ये चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ेगा। अब आते हैं हम आज के मेन टॉपिक पे, जो करियर गाइडेंस पर। अभी तक का सेशन समझ में आया सभी को? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। आगे चले। ये क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स के दिमाग में उठा? 1, 2, 50% स्टूडेंट भी नहीं है जिनके माइंड में ये क्वेश्चन रेज हुआ। नहीं हुआ, अब हो गया होगा इस स्क्रीन को देखकर, है ना? व्हाट आफ्टर एसएससी, क्या करना है? तो जिसके माइंड में जो क्वेश्चन ये रेज हुआ, उसने क्या होमवर्क किया इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए? जब मैं छोटा था, एसएससी में था, मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन आया था। मैंने एक होमवर्क किया था जो मैंने यहाँ पे आपको पिक्चराइज किया। ये इसमें जो है वो मैं, ठीक है? तो मैंने सबसे पहले अपने टीचर को अप्रोच किया। टीचर ने मुझे ऑप्शन दिया इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग का बहुत डिमांड है। मेरे पास एक ऑप्शन आ गया इंजीनियरिंग। ओके, घर पर गया, पेरेंट्स को बताया कि आज टीचर ने मुझे इंजीनियरिंग का ऑप्शन दिया। पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, इंजीनियरिंग वगैरह नहीं करना है, मेडिकल फील्ड में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे। दूसरा ऑप्शन आ गया। टीचर ने क्या बोला? इंजीनियरिंग। पेरेंट्स ने क्या बोला? डॉक्टर। शाम में हमारी आदत थी, मेरी भी वो टाइम पे आदत थी, दोस्तों के साथ पीछे भटकता था। दोस्तों के साथ डिस्कस किया, दोस्तों ने कहा अरे छोड़, कॉमर्स में जाएगा। कहाँ इंजीनियरिंग में जाता है, कहाँ मेडिकल में जाता है, कॉमर्स में जाएगा। तीसरा ऑप्शन खुल गया। ऐसे एक दिन पड़ोस में किसी ने पूछ लिया क्या करना है आगे, तो वहाँ से एक ऑप्शन आया MBA करेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट। 4 ऑप्शन में फिर क्वेश्चन मार्क में आ गया, करूँ क्या? इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ, CA बनूँ के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में जाऊँ? आंसर नहीं है मेरे पास। मैं फिर कंफ्यूज हो गया, तो करना कैसे है? कैसे सेलेक्ट करोगे अपना करियर? वो कहावत सुना होगा, जितनी मुंह उतनी बातें। तो जितने लोगों के पास आप जाओगे उतने करियर के ऑप्शन खुलेंगे, क्योंकि करियर बहुत वास्ट है, आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। पर मैं कौन से ऑप्शन में फिट हूँ वो तो मुझे अंदर से ही पता चलेगा ना। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ होमवर्क दिया है, वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है? उससे पहले एक पॉइंट, एक हिंट मैं आपको दूंगा कि सारे करियर ऑप्शंस अच्छे हैं। किसी को आप ये नहीं बोल सकते कि इसका डिमांड कम है, इसका डिमांड ज्यादा है, आज मार्केट में इसकी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू नहीं है। ये सारी गलत बातें हैं। इसको पहले अपने जहनों से बाहर कर दो कि आज इसका डिमांड है, उसका डिमांड नहीं है।
हर एक डिमांड आपके अंदर से बनता है। आप में जो पॉजिटिविटी है, आप में जो वो एक्स फैक्टर होता है, वही चीज को डिमांडेड करता है। ओके, मार्केट में किसी चीज का डिमांड अपने आप नहीं आ जाता। तो सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना है कि while selecting your career is depending on your aptitude, your attitude, your academics and your desire। ये चार चीजों के ऊपर आपका करियर डिपेंड है। किस पे? एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एकेडमिक्स एंड डिजायर। डिजायर मतलब मेरे अंदर की चाहत। अगर हमारे में चाहत ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है। एटीट्यूड, मुझे यहाँ 11 बजे बुलाया गया, मैं आऊंगा 1 बजे, चलेगा क्या? ठीक है, 10-15 मिनट समझ में आता है, कहीं पे वो ग्रेस पीरियड रहता है, लेकिन एटीट्यूड मेरा चलेगा क्या ऐसा? मुझे कंपनी में, जो कंपनी मुझे आज 1.5 लाख रुपया पगार देती है, वहाँ 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, वहाँ मैं 10 बजे पहुंचूंगा तो चलेगा क्या? ये तो एक एटीट्यूड हो गया। फोन पे बात करेंगे हम, हमारी तो सुबह अबे दुबे अरे, इससे पहले तो हमारी सुबह होती है, तो ये एटीट्यूड फोन पे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो हमको पहले हमारा एटीट्यूड सुधारना होगा। ओके, तो जब भी करियर सेलेक्ट करो, पहले ये 4 चीजों को ध्यान में रखना है। एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एकेडमिक्स एंड डिजायर। मैथ्स में फेल हो गए, मैथ्स सबसे कमजोर है, जा रहे हम कॉमर्स में और इंजीनियरिंग में, जहाँ मैथ्स ही मैथ्स है। ओके, अब होमवर्क क्या करना है आपको? ये 5 होमवर्क। सबसे पहले नो योरसेल्फ, हमको अपने आप को पहचानना। अब ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अपने आप को पहचानना, पर यहाँ की मुनासिबत से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरे अंदर वो कौन सा स्किल है, मेरे अंदर वो कौन सी पावर है जिससे मैं अपने आप को आगे एक्सेल कर सकता हूँ। इधर तो मैं आपकी हेल्प ये कर दूंगा कि बचपन में वो कौन सा काम था जिसको करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता, वो कौन सा काम था जो करने में आपको कोई दूसरा हरा नहीं सकता है। ठीक है, और वो कौन सा काम है जिसको करने में आपका टाइम कहाँ निकल जाता है आपको पता नहीं चलता। ये चीज को पहले आइडेंटिफाई, दिस इज व्हाट नो योरसेल्फ। अपने आप को पहचानो, मेरे अंदर अल्लाह ताला ने क्या सलाहियत रखी है। जब वो मिल जाएगा, आप में बातचीत करने का अगर स्किल है, आप में कन्विंसिंग पावर स्ट्रांग है, सामने वालों को अपनी बात मनवा सकते हो, तो आपके लिए एक मिसाल देता हूँ, आपके लिए LLB के दरवाजे खुल जाएंगे, आप लॉयर बन सकते हो। आप में अगर ड्राइंग और डिजाइनिंग है, आपके लिए आर्किटेक्ट का रास्ता खुला हुआ है। समझ में आ रही है? तो नो योरसेल्फ। जैसे ही वो चीज मिल गई, अब सेकंड होमवर्क क्या करना है? रिसर्च। किस चीज की रिसर्च करोगे? मेरा जो स्किल है वो कौन से ऑप्शंस को मैच होता है। मशीनरीज में मेरा इंटरेस्ट आया तो इंजीनियरिंग का ऑप्शन है मेरे पास। तो अपने डिजायर को, अपने स्किल को फील्ड्स के साथ कनेक्ट करो। ये मिल गया, उसके बाद वी हैव टू सेट अप गोल। ना गोल 3 टाइप के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, है ना। हमको गोल को प्लान करना है। फॉर एग्जांपल, मेरा टॉपिक डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, तो डिप्लोमा की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा आफ्टर 10 3 साल का रहता है। उसके बाद इंजीनियरिंग 3 साल की रहती है, उसके बाद मास्टर्स 2 साल का रहता है, उसके बाद PhD 3 साल की रहती है। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 11 साल हुए। तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या हुआ? 11 इयर्स। लेकिन वो 11 इयर्स मिला कब? जब पहले 2 होमवर्क मेरे कंप्लीट हुए। अब 11 साल की जर्नी पे मुझे जाना है, तो वहां तक जाना जरूरी है, या मैं शॉर्ट टर्म गोल डिप्लोमा या मिड टर्म गोल इंजीनियरिंग पे रुक सकता हूँ? ये आपको सेट करना है। ये कैसे सेट होगा? बट ऑब्वियस मेंटरशिप आपको लगेगी। आप अंडर किसी ना किसी मेंटर के अंडर ही के डिसीजन ले सकते हो। ओके, अब 11 साल चुके सर, SSC के तो 10 साल हो गए, और 11 साल पढ़ना पड़ेगा, ये क्वेश्चन। तो इधर पे यही एडवाइस करूंगा, डोंट फोकस फर्स्ट ऑन योर लॉन्ग टर्म गोल, जस्ट फोकस ऑन योर शॉर्ट टर्म गोल फर्स्ट, देन फोकस ऑन मिड टर्म गोल, देन यू कैन रीच टू योर लॉन्ग टर्म गोल।
ओके, एक साथ अगर मैं यहाँ से दिल्ली जाना है, हजारों किलोमीटर है, अगर मैं यही सोच के थक गया कि मैं थक गया, मेरे से नहीं होगा, मैं दिल्ली हजारों किलोमीटर, वो भी बाई कार, तो नॉट पॉसिबल। मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। गोल सेट हो गया, उसके बाद आपको प्लान करना है। प्लान क्या करोगे? रास्ता तय करना आसान नहीं होता, मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं होता, रास्तों में बहुत सी रुकावटें आती है ना। सबसे बड़ी रुकावट हमारे बीच में आ जाएगी फाइनेंस। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ, अनएडेड सेक्शन की, तो 60,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की भी फीस है। वही फीस सुन के हम रुक जाएंगे। तो वो रुकावट को किस तरीके से दूर करें, उसका भी रास्ता है। घर वाले अगेंस्ट में हो सकते हैं कि इंजीनियर नहीं बनना है, तो उसको कैसे टैकल करेंगे। जब मैदान में उतर गए तो पढ़ाई को लेके भी रुकावटें आ सकती है, बड़े आंसर याद नहीं हो रहे, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम्स आ रहा है। ये आपको प्लान करना है कि क्या क्या रुकावटें मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए रोक सकती है, उसको किस तरीके से हटाऊं, है ना। और फिर उस पर कंटिन्यूअस फोकस, परसिवरेंस फोकस चाहिए हमको। सिर्फ बना के दीवार पे चिपका देना या कबर्ड पे चिपका देने से कुछ नहीं होगा। जो आपने डिजाइन किया है उस पर आपको फोकस रख के आगे बढ़ना है। जब ये 5 होमवर्क हो जाएंगे तब आपके हाथ में एक सक्सेसफुल करियर रह सकता है। यहाँ एक छोटी सी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये होमवर्क करते करते अक्सर लोग बोलते हैं मेरे से नहीं हो पाया, मैं थक गया, 11 साल पढ़ना है मुझे, नहीं हो पाया। कॉमर्स में भी जाऊंगा तो 12th कॉमर्स करना है, फिर बीकॉम करना है, फिर एमकॉम करना है, फिर सीए के लिए अप्लाई करना है, इतना कौन करेगा, मुझसे तो नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को अंदर एक मोटिवेशन कि हार नहीं मानना है हमको, किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना है, एक छोटा सा मोटिवेशन वीडियो है। साउंड का थोड़ा इशू है, पर वीडियो आप देखो, आपको थोड़ा उसी से अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोनों भी हाथ नहीं है,
इस बंदे के दोनों हाथ नहीं थे, वो चाहता तो एक्सक्यूज दे सकता था, मेरे से जिंदगी गुजारना नहीं हो सकता, लेकिन एक जो छोटा मैसेज मुझे यहाँ देना है वो यही है कि हमें हारना नहीं। There is nothing a word called impossible. Even impossible says I am possible. ठीक है? Impossible का स्पेलिंग क्या है? IMPOSSIBLE. उसको डिवाइड कर दो, I am possible. So there is nothing a word called impossible. Even impossible says I am possible. तो हमें हारना नहीं है। रुकावट आ गई, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, नहीं होगा मेरे से, मैं पीछे हो जाता हूँ, नहीं, कोशिश करो, कोशिश ही करना है, कोशिश करो कि कामयाबी देना अल्लाह के हाथ में। बंदे का काम क्या है? कोशिश करना, मेहनत करना। रिजल्ट किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। कोशिश करके, मेहनत करके अल्लाह से दुआ करो, मौला जो मेरा काम था मेहनत करना, कोशिश करना, वो मैंने कर दिया, इसका फल देना, नतीजा देना, रिजल्ट देना मौला तेरा काम है। तो जैसी उम्मीद रखोगे वैसा रिजल्ट आएगा। अगर हम पहले ही बैक स्टेप हो जाएंगे, मेरे से नहीं होगा, तो ये वीडियो को हमेशा जहन में रखो, याद रखना कि किस तरीके से ये एक वीडियो आपके यहाँ डेली आपको कुछ ना कुछ ऐसा एग्जाम्पल मिलता होगा देखने में, है ना? ओके। बेसिक्स मिस्टेक्स हम करते हैं करियर सेलेक्ट करने में। सबसे पहला पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, तो पेरेंट्स को तो हम अदब के दायरे में ही हमें रहना है, इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे, इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर। हमें उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना, हमें उनसे झगड़ा नहीं करना है, बहस नहीं करना, उन्हें समझाना है कि मेरा इंजीनियरिंग में फील्ड है, मेरा इंजीनियरिंग में डिजायर है, मैं कॉमर्स नहीं कर सकता। कब बताओगे? कब आप उनसे बात कर सकोगे? जब आपको खुद को पता होगा कि मेरा इंटरेस्ट किस में। वरना हमने ये भी देखा है कि मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, स्टूडेंट पेरेंट्स के दबाव में आके इंजीनियरिंग में आ गया, 3 साल के कोर्स में 1 साल 1.5 साल में ही LC विड्रॉ कर लेता है, बैकआउट। और ये भी रिपोर्ट्स बताती है, सर्वे रिपोर्ट्स, कि आज के दौर में सबसे ज्यादा एजुकेशन से जिन्होंने ड्रॉप आउट किया वो मुसलमान हैं। मुसलमान में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक कॉलेज का गेट तक नहीं देखा। तो ये रेट हमें कम करना है। ओके, आप कुछ सर्वे करो, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर टॉप पोजीशंस पे कई मुसलमान नहीं दिखते हैं। क्यों? हम पढ़ते ही नहीं, वहां पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। ओके, हमने कभी पढ़ाई के जैसा पढ़ने का तरीका हक ही अदा नहीं किया है ना। अगर मैं आपको पूछूं, मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल तो सभी ने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा, यहाँ बैठे जितने एक्सपर्ट्स हैं सभी ने पढ़ा रहेगा, लेकिन फर्स्ट 18 एलिमेंट को सीक्वेंस में कोई पढ़ के सुनाएगा? अभी हमें नहीं मालूम। हमने वैसे याद ही नहीं किया, हमने पढ़ा ही नहीं। कुरान में एक सूरा है, सूरह हदीद। हदीद का माना होता है आयन, लोहा। मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल के अंदर भी आयन है, उसका नंबर और वो सूर्य का नंबर मैच करके देखो, सेम टू सेम। यानी वो जो साइंटिस्ट जिसने कई सौ साल के बाद वो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया, उसको भी हदीद आयन के लिए उसी नंबर पे आके रुकना पड़ा जो नंबर पहले से कलम पाक में दे दिया गया उसको, उसका नंबर है ना। जापान के अंदर एक साइंटिस्ट था, उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। क्यों? उसने एक
थियरी निकाला था ऑटोफैगी करके, गूगल करो आपको मिलेगा डिटेल। क्या है वो ऑटोफैगी? उसमें नोबेल प्राइज मिला, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड। वो अवार्ड ये था कि उसने कैंसर का पॉसिबल ट्रीटमेंट ढूंढ लिया था, दवाइयां नहीं निकाला था, लेकिन वो ट्रीटमेंट जिसको अप्लाई इम्प्लीमेंट करने से क्वांटम ऑफ कैंसर कम हो जाएगा, चांसेस ऑफ कैंसर कम हो जाएगा। वो ये था कि उसने अपने रिसर्च पेपर में ये लिखा था कि अगर एक आदमी, नॉर्मल आदमी, साल के अंदर 25 से 30 दिन 13 से 14 घंटा भूखा रहेगा तो कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। हम ये काम करते हैं कि नहीं करते? कब करते हैं? माह रमजान में। और हमने उसको सिर्फ, रब ने कहा रोजे फर्ज हुए, ठीक है, हमने फर्ज समझ के रख लिया। एक जापानी उठा, उसने उस पर रिसर्च किया, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उसको दे दिया। हमने कभी वैसा नहीं सोचा। हमने तो बस ये समझ लिया कि कलाम पाक में अल्लाह ताला ने माह रमजान के रोजे हम पे फर्ज किए, जैसे पहली उम्मतों पे थे, तो हम भी रख लेते हैं फर्ज समझ कर। उसके आगे क्या, क्यों फर्ज किया, रब ने जो फर्ज किया क्यों किया, उसके पीछे की हकीकत तो हमने कभी सोचा नहीं, कभी समझा नहीं। तो ये हमारा हाल हो गया है कि हम पढ़ते ही नहीं। तो पेरेंट्स से हम मौतेबाना उस अंदाज में बात करें जब हमें हमारा डिजायर माने। दूसरा, फ्रेंड्स के प्रेशर में आ जाते हैं हम। मेरा दोस्त कॉमर्स आर्ट्स कर रहा है, मैं भी वही करूंगा। हमें मालूम ही नहीं कॉमर्स में आर्ट्स में आगे होने वाला क्या है, बस वो कर रहा है इसके लिए मैं भी करूंगा। तीसरा, जैसे मैंने पहले बताया, किस चीज का डिमांड है, क्राउड किस तरफ भाग रहा है, मॉब मेंटालिटी। क्राउड किधर भाग रहा है? क्राउड साइंस की तरफ भाग रहा है तो मैं भी साइंस में जाऊंगा। पैसा किधर है, सबसे ज्यादा पैसा कौन सी फील्ड में करूं, कम मेहनत ज्यादा पैसा, मैं उधर भागूंगा। वो भी बेसिक एरर है, ये छोटे छोटे एरर आप करके निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, है ना। दूसरा, इंडिया में तो काम करना ही नहीं है, मैं तो अब्रॉड ही जाके काम करूंगा। क्यों? जबकि हमें जो ये सिखाया गया, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत आधा ईमान। तो वो सबक तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमको सबको सऊदी भागना है, हमको सबको दुबई भागना है, हमको अमेरिका भागना है। आज सऊदी वाले भी सिर्फ सऊदी को ही रख रहे, दूसरे कंट्री वालों को नहीं रखते, उनको भगा दिया। तो जिस कंट्री में रहकर आपने एजुकेशन हासिल किया, पहले उस कंट्री को तो सर्व करो, बाद में दूसरी कंट्री में जाना। तीसरा, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट में तो काम करूंगा नहीं। और आजकल एक नई मेंटालिटी हमारे यंगस्टर्स में आई है, जॉब नहीं करूंगा, बिजनेस ही करूंगा, किसी की गुलामी नहीं होती है। बिजनेस करने के लिए फाइनेंस लगता है, मिनिमम टू मिनिमम 5 to 6 लाख रुपीस, मिनिमम तो मिनिमम में बताओ। हमारे पास है नहीं, बाप दादा ने कोई ज्यादा तो छोड़ के नहीं गई, नहीं नौकरी नहीं करूंगा, जॉब नहीं करूंगा, ठीक है बिजनेस करो, तिजारत में बरकत रखी गई है, लेकिन पहले कुछ पैसा तो बनाओ। फिर क्या करेंगे, बैंक के दरवाजे में खड़े हो जाते, लोन दे दो, लोन जायज है, सूदी लेन देन जायज है, नहीं है। तो ये सारे बेसिक एरर्स हैं। तो जब भी आप करियर सेलेक्ट करोगे, ये सारी पॉइंट्स अपने दिमाग में रखकर करियर सेलेक्ट करना है। ओके, अब हम आते हैं हमारे मेन स्लाइड पे कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। व्हाट आर द बेसिक ऑप्शंस आफ्टर एसएससी। तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस भी है, लेकिन इस पे दूसरे स्पीकर्स हमारे भाई आएंगे, वो बताएंगे आपको। मैं यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा और इंजीनियरिंग सेक्शन को कवर करता हूँ कि आफ्टर एसएससी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा का ऑप्शन, ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, उसमें मैकेनिकल, सिविल, एरोनॉटिकल, मरीन, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मेकाट्रॉनिक्स आ गया, रोबोटिक्स एंड मशीन लर्निंग्स आ गए हैं, रबर डेवलपमेंट आ गया है, डिजाइन ज्वेलरी के डिप्लोमास आ गए हैं, बहुत सारे डिप्लोमा यहाँ पे पूरा कवर नहीं हुआ है। जिसको इंटरेस्ट है वो www.dtemaharashtra.gov.in ये साइट पे जाए, वहाँ लिस्ट ऑफ कोर्सेज एंड कॉलेजेस मिलेंगे आपको। अब इसमें क्या होता है, 2 पार्ट है, एडेड डिप्लोमा, अनएडेड डिप्लोमा। वो कॉलेजेस के ऊपर होता है। एडेड सारे गवर्नमेंट्स में है, अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ गए, ओके। लेकिन पहले हमको क्या करना है, पहले माइंड सेट करना है, डिप्लोमा में जाना है क्या,
अगर नहीं डायरेक्ट इंजीनियरिंग करना है, डिप्लोमा नहीं करना है, तो 12th साइंस करके सीईटी का एग्जाम देके, एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद ही और शी एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग। ओके, अब यहाँ दो चीज मैं बताऊंगा डिप्लोमा को लेकर। अगर आपका माइंडसेट पहले से बना हुआ है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो बेस्ट रास्ता कौन सा है? 12th साइंस करके इंजीनियरिंग करना है या डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग करना? आज का जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि मैं उनसे उनका मेंबर हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे क्या सिलेबस डिजाइन हो रहा है और क्या उनकी मेंटेलिटी है। और इवन आई एम अ पार्ट ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी ऑल्सो। सो अभी महाराष्ट्र के नेशन वाइड में जो सिस्टम एमएसबीटी ने डेवलप किया है वो टॉप मोस्ट पे चल रहा है। ओके, अब कैसा है, आपका माइंडसेट अगर हो गया कि मुझे इंजीनियरिंग ही करना है, तो एसएससी के बाद विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम यू आर एलिजिबल फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ डिप्लोमा। ओके, कोई एंट्रेंस नहीं देना है। अब फर्स्ट ईयर में ही जो सिलेबस है वो आपको पहले ही सेमेस्टर में टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके हाथ में दे देगा। ओके, 12th साइंस में अगर आप जाते हो तो आपको 2 साल वहाँ पे जिस पे फोकस करना होगा, अगर इंजीनियरिंग आपको करना है, वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। ओके, तो वहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। 3 साल का डिप्लोमा में आपने फाइनल ईयर में फर्स्ट क्लास आया 60% एंड अबव, तो आप इंजीनियरिंग डिग्री के डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल होते हो। तो डिग्री का डायरेक्ट सेकेंड ईयर यानी डिग्री होती है 4 साल की, अगर आप डिप्लोमा करके जाते हो तो आपके लिए हो जाएगी 3 साल की। यानी एसएससी के बाद 3 साल का डिप्लोमा और 3 साल की डिग्री। कितने साल हो गए टोटल? 6। 12th साइंस करके जाते हो, 10 के बाद 12th साइंस 2 साल, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद इंजीनियरिंग में आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा, वहां आपके लिए इंजीनियरिंग होगी 4 साल की। कितने साल हो गए नौकरी के? 6। तो यहाँ भी 6 साल है, यहाँ भी 6 साल है, यार आपके सेम है। डिफरेंस क्या आ जाता है? डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके हाथ में आ गए, 12th साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे आपको फोकस करके एंट्रेंस के लिए रेडी होना है। एंट्रेंस क्वालिफाई करते हो तो आपको अच्छे कॉलेज में मिलेगा एडमिशन। वहां पर आपको थर्ड ईयर यानी फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हो गया इंजीनियरिंग में, वहां पर आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे 6 साल आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, वहां पे आपको 4 साल टेक्निकल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। चॉइस इज योर्स, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, दोनों रास्ते आपके लिए खुले हैं। ओके, अब इशू क्या आएगा? फीस को लेके इशू आता है। यहाँ कितने स्टूडेंट हैं जिनको पता है कि डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियरिंग करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से हमको हर साल 25,000 रुपये मिलते हैं? 4 लोगों को। और ये पैसा कोई ज़कात का पैसा नहीं है कि हम उसमें बोले मैं मुस्तहिक हूँ या गैर मुस्तहिक। 25,000 रुपीज एवरी ईयर एक माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को यानी मुस्लिम स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। कैसे मिलता है वो पैसा? उसके लिए आपको एक नेशनलाइज्ड बैंक में माइनर अकाउंट खुलाना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड उस अकाउंट से लिंक होना चाहिए। आपकी फैमिली का ईयरली इनकम 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपके पास है, यू आर एलिजिबल फॉर दैट 25,000 रुपीज। पहले एक साथ आते थे स्टूडेंट अकाउंट में, अभी 2 फेज में आते, 12,500, 12,500, लेकिन वो स्टूडेंट के अकाउंट में आते हैं। तो अगर किसी कॉलेज का फीस 50,000 रुपया साल का है, 25,000 तो गवर्नमेंट ही दे दी है, आपके ऊपर कितना लोड आया? 50% यानी 25,000 आपको भरना है। अब बहुत से एनजीओस और ट्रस्ट ऐसे हैं जो ज़कात एंड नॉन ज़कात स्कॉलरशिप भी आपको देती है। अगर आप ज़कात के मुस्तहिक हो आप उसका फॉर्म भरो, अगर आप नॉन ज़कात के मुस्तहिक हो आप उसका फॉर्म भरो। और कोई एनजीओस इंटरेस्ट फ्री लोन भी देती है, यानी बगैर ब्याज के आपको पढ़ने के लिए पैसा दिया जाएगा। जब आप पढ़ लो उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा रिटर्न करना है, यानी 25,000 दिए थे तो 25,000 ही आपको रिटर्न करना है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा नहीं देना है आपको। ये मालूमात नहीं होने की वजह से हमारा इंटरेस्ट भी होता है तो भी हम पढ़ाई नहीं करते कि भाई पैसा नहीं है। तो पैसे के रास्ते मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो फाइनेंस का प्रॉब्लम इस तरीके से आपका हल हो सकता है। क्लियर है?
अब क्वेश्चन आता है कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करें। तो मैंने आपको अभी डिप्लोमा इंजीनियरिंग का ही स्ट्रीम रखा हूँ। आगे चलते हैं। पॉलिटेक्निक के बारे में मैंने आपको बता दिया, 3 साल का कोर्स होता है जो महाराष्ट्र में है तो MSBT से कनेक्टेड रहेगा, और AICTE जो नेशनल लेवल की कमेटी है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उससे कनेक्टेड रहता है। अब मैं सिर्फ मुंबई रीजन की बात करूँ, सिर्फ बॉम्बे के अंदर 57 कॉलेजेस है डिप्लोमा के, 57। अब हर एक का ख्वाब होता है कि मैं अच्छी कॉलेज में पढ़ूँ, तो क्या आप पूरी 57 कॉलेज घूमेंगे क्या? नहीं। कुछ पंच लाइन में आपको दे देता हूँ, ठीक है। पंच लाइन जो मैं आपको दूंगा वो ये रहेगी कि हाउ टू सेलेक्ट अ कॉलेज। कॉलेज किस तरीके से सेलेक्ट करें, कौन सी कॉलेज को हम बोले कि हाँ ये कॉलेज में एडमिशन मिलना है मुझे। हम इधर उधर से नाम सुन लेते हैं, VJTI, तेरना कॉलेज, ये कॉलेज, ये सब अच्छे कॉलेज है, लेकिन क्या हम उधर में रह सकते हैं, हम उस एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट हो सकते हैं, वो सब चक्कर में नहीं जाने का। ये कुछ पंच पॉइंट है, 7 पॉइंट्स। अगर इसको आप अपने माइंड में रखते हो तो आप किसी भी कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हो जिसमें ये 7 खूबी है, वो A+ कॉलेज समझ के चलो। सबसे पहला पॉइंट आता है कि उस कॉलेज का एटीट्यूड, उसका एटमॉस्फेयर ये होना चाहिए कि वेदर स्टूडेंट्स आर लर्निंग व्हाट वी टीच, टीचर ने जो आगे पढ़ाया क्या हर एक स्टूडेंट के समझ में वो आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो टीचर ने क्या एफर्ट किया कि वो सारे, अगर 50 क्लास का स्टूडेंट है मेरा, 50 स्टूडेंट है मेरे क्लास में, हर 50 को समझ में आ रहा है क्या? ये वो प्रोसेस होना चाहिए हमारा। फॉर एग्जाम्पल हमने हर एक एक्सपेरिमेंट हमने किया है, 9th में या 8th में किया होगा आपने। एक कैंडल जलाते हैं, उसके ऊपर बीकर रखते हैं, कुछ देर के बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। ये एक प्रैक्टिकल है, उसका रिजल्ट भी आ गया, आउटपुट भी आ गया। सीखा क्या हमने, क्यों बुझी वो कैंडल? सभी ने ये एक्सपेरिमेंट किया रहेगा, क्यों बुझी वो? ऑक्सीजन खत्म हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। पता क्या चला? ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। ऑक्सीजन है तो आग जलेगी, ऑक्सीजन गया तो आग बुझ जाएगी, है ना? तो टीचर ने क्या वहाँ पे ये पढ़ाया था कि नासा में जो मिसाइल्स और जो स्पेस शटल्स लॉन्च करते हैं उसमें हाइड्रोजन फ्यूल यूज होता है। हाइड्रोजन इज द मोस्ट कंबस्टिबल फ्यूल ऑन दिस अर्थ एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। हाइड्रोजन जलाता है, हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है जलने में। अल्लाह ताला ने कहा कुन फयकुन, दोनों जुड़ गए, पानी बन गया, पानी बुझाने का काम। हमने तो हमें पढ़ा नहीं है ऐसा ना, हमने कभी पढ़ने की कोशिश की। मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा था, किसी ने भी नहीं सुना है। हमारे टीचर ने हमको एक छोटा सा फॉर्मूला दिया था कि इस तरीके से पढ़ोगे तो याद रहेगा। 2002 में दिया था, आज तक मुझे याद है। हाइड्रोजन, हीलियम, ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, इसको ऐसे याद रखो, हाइड्रोजन, हीलियम। इसके बाद आता है लिबेरकनॉफ की सोनिया अल्सीफस्कलर, इसके अंदर 16 एलिमेंट आ गए। यहाँ व्हाइट बोर्ड नहीं है, वरना मैं आपको लिख के बता देता कि कैसे 16 एलिमेंट आ गए। इसको याद रखो, लिबेरकनॉफ की सोनिया अल्सीफस्कलर, इसके अंदर वो 16 एलिमेंट्स आ गए। तो पहले के 2 और ये 16, 18 एलिमेंट्स इसमें आ गए। तो ऐसा कभी कोशिश किया गया नहीं। तो वो कॉलेज सेलेक्ट करो जिसमें ये एटीट्यूड हो। अब हमें कैसा पता चलेगा कि हमको लेक्चर बैठने मिलेगा कि वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? इसके लिए नेशनल लेवल पे एक कमेटी है, NBA, नेशनल बोर्ड फॉर एक्रेडिटेशन, दिल्ली में है ये कमेटी। ये हर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को के ऑडिट्स करती है, और जिस कॉलेज के पास इसका सर्टिफिकेट है मतलब वहाँ पे ये एटीट्यूड है। और ये सर्टिफिकेट कॉलेज वालों के लिए ऐसा हो गया कि हमारे सर पर ताज रखा गया है। तो ताज कोई छुपाता नहीं है, बल्कि चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा हमारे सर पे ये ताज रखा हुआ है। तो वो कॉलेज के पास ये सर्टिफिकेट रहेगा। अगर ये सर्टिफिकेट है तो वो वहाँ उस कॉलेज में ये एटीट्यूड है कि वहाँ के हर स्टूडेंट्स को लर्निंग होती है जब टीचर पढ़ाता है। दूसरा, कॉलेज फोकस ऑन देयर पर्सनल डेवलपमेंट। अगर मैं यहाँ पर किसी को आके बोलूँ यहाँ आओ, खड़े रहो और अपना इंट्रोडक्शन दो, 5 मिनट बोल के जाओ, हमारे हाथ ऐसे 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 होते हैं,
पैर भी कांपना शुरू हो जाएगा। क्यों? स्टेज डेयरिंग नहीं है, स्टेज फियर है। तो इंडस्ट्री में ऐसा काम नहीं चलता है, इंडस्ट्री में ऐसा काम बिल्कुल नहीं चल जाएगा। ऐसा हुआ बोलेगा टाटा बाय बाय कल से नहीं आना। हमारे फोन पे बात करने के स्टाइल्स आप देखो, सभी ने कस्टमर केयर से बात किया है, उनके स्टाइल में हमारे स्टाइल में क्या डिफरेंस है? तो ओवरऑल डेवलपमेंट यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कॉलेज फोकस करता है। तीसरा आ जाता है गार्जियन फैकल्टी मेंबर। ये आजकल नई एक टर्मिनोलॉजी चल गई जिसको GFM बोलते हैं, गार्जियन फैकल्टी मेंबर्स। ये हर 20 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर रहता है जिसको मेंटरशिप का कांसेप्ट बोलते हैं। उसका काम ये रहता है कि टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम फेसिंग बाय द स्टूडेंट आइदर इन एकेडमिक्स और इन पर्सनल लाइफ। मेरा एक स्टूडेंट था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका GFM में था। He was a top institute topper in first year, institute topper. In second year 4KT, 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में इंस्टीट्यूट का टॉपर था, 92% आया था। सेकेंड ईयर मैकेनिकल में आया, 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया और उसका GFM मुझे बनाया गया था और 20 बच्चे थे, उसमें से एक वो था। जब उसको पूछा गया, जब मैंने उसकी काउंसलिंग करना स्टार्ट किया तो रिप्लाई उसकी तरफ से पहले तो कुछ नहीं बोला, बाद में जब एकदम उसको मतलब काउंसलिंग मोड में ग्रिल किया मैंने उसको, तो उसका आंसर ये आया, बोले सर रमजान की ईद की चांद रात के दिन मेरे वालिदैन का तलाक हुआ। ये पर्सनल प्रॉब्लम भी हमारे माशरे में ऐसे है जो स्टूडेंट के प्रोफेशन और एजुकेशन पे हैंडल करते हैं। वो सदमे से मुझे 4 बेटी। अब सेकेंड ईयर डिप्लोमा मतलब ऑलमोस्ट 17-18 इयर्स का स्टूडेंट होगा, उसे पता है सेपरेशन क्या होता है, तलाक क्या होती है, सब पता है उसे। तो अगर वहाँ पर ये GFM का कंसेप्ट है क्या, और आजकल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ये कॉन्सेप्ट चालू हो गया है, इंडिया में नहीं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में मेंटरशिप चालू हो गई। ओके, देन 100% असिस्टेंस इन स्कॉलरशिप, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी। ठीक है, असिस्टेंस मतलब हेल्प प्रोवाइड करना। 100% फॉर्म भरने से लेके स्टूडेंट के अकाउंट में पैसा आने तक आपकी मदद करें। DD माइनॉरिटी स्कॉलरशिप या अदर NGOs या ट्रस्ट से आपको हेल्प करके दें। ओके, देन प्लेसमेंट्स। जॉब पे लगना है ना कि 3 साल डिप्लोमा करने के बाद 6 महीना चप्पल घसेंगे, फिर जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं। तो फाइनल ईयर क्लियर होने से पहले आपके हाथ में एक जॉब होना चाहिए विद हायर पैकेज। ऐसा नहीं इंजीनियरिंग कर रहे हो सेल्स में लग गया, आपकी ही फील्ड, आपका ही बैकग्राउंड होना चाहिए। मिनिमम एक डिप्लोमा इंजीनियर का अच्छी MNCs के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर हम देखें तो मिनिमम पैकेज 25,000 से स्टार्ट होता है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए। तो एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो कॉलेज आपके घर से कितना ही दूर हो, आपको वहाँ जाना है। डिस्टेंस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। मैं रहता मुमरा में, कॉलेज बाइकल्ला में है, CST में है, इतना दूर कौन जाएगा? वो एटीट्यूड निकालता। मैंने बताया ना, हमें चीन जाने का हुक्म था, तो बॉम्बे और CST के बाजू में है। ठीक है, तो डिस्टेंस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए पूना तक जाते हैं। ओके, तो ये क्वालिटीज जिस भी कॉलेज में है, आप उसको A+ कॉलेज रेट कर सकते हो। ओके, नाउ कामयाब किसको होना है? सभी को। तो एक फॉर्मूला देखे जाता है, लास्ट खत्म इसके बाद एक फॉर्मूला मैं आपको देखे जाता हूँ। यहाँ पे तो 4 पॉइंट दिए, ये 4 पॉइंट को मैं अपनी स्टोरी में सुना नरेट करके निकल जाऊंगा। ग्रीक का एक स्कॉलर था, ग्रीक का एक स्कॉलर का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है। तो ही वाज अ वेरी इंटेलेक्चुअल बोल सकते हैं आप उसको, ग्रीक के। उसके पास एक बंदा जाता है, उस बंदे को पता चला कि ये इंटेलेक्चुअल, ये दानिश्वर के पास कामयाबी का राज है, फॉर्मूला है। वो भी बहुत जिद्दी था, उसने कहा कि मुझे वो राज आप बताओ, कामयाब कैसे होना है।
वो लिए बगैर तो मैं जाऊँगा नहीं। तो उसने कहा मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, तुमको किसी ने गलत खबर दी। बोले नहीं, आप इतने बड़े दानिश्वर हो, आपके पास फॉर्मूला है और वो लिए बगैर मैं जाऊँगा नहीं। उसने भगा दिया, लेकिन रात भर वो भी अड़ा रहा, दरवाजे पर ही बैठा रहा। सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो वो उधर ही बैठा हुआ है। तो उसने पूछा अभी तक गए नहीं? बोले नहीं, मैं वो फॉर्मूला लिए बगैर जाऊंगा ही नहीं कामयाबी का। ठीक है, बोले नदी किनारे चलो वहाँ। तो बोले माँ फॉर्मूला है? बोले हाँ वहाँ मिल जाएगा फॉर्मूला। साथ में लेके गया नदी किनारे, बोले 2 फॉर्मूला। बोले यहाँ नहीं, बीच नदी में है, मेरे साथ चलना होगा। जब बीच नदी में लेके गया, बोले ठंडी का अर्ली मॉर्निंग है, ठंडी है, बीच नदी में आ गया, फॉर्मूला तो दो। उसने क्या किया, सर पकड़ा, डुबो दिया। 1 मिनट 2 मिनट रखा रहेगा, अंदर का आदमी झटपटा के हाथ हटा के बाहर निकला। क्या किया रहेगा? सबसे पहला काम उसने पानी से बाहर निकल के सबसे पहला काम क्या किया रहेगा उसने? वो सांस लिया रहेगा। कैसे लिया रहेगा? बराबर। तो उस दानिश्वर ने ये कहा कि जिस दिन सक्सेस पाने की आप में ये शिद्दत आ जाएगी, उस दिन आप कामयाब हो जाओगे। This was the formula for success. Yes, thank you. Socrates. तो हमारे अंदर वो शिद्दत चाहिए। सिर्फ रटने से कामयाब होना नहीं, अंदर तड़प चाहिए। तो जिस दिन वो तड़प जागेगी, उस दिन we will be success. Okay? So thank you. जज़ाकल्लाहु खैर। मैंने आपका टाइम लिया, आपने शांति से सब्र के साथ मुझे सुना। मैं हमारे रज़ा भाई को बोलूँगा कि वो प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही उम्दा अंदाज में अमिन भाई ने बहुत सारी अच्छी बातें हमारे सारे स्टूडेंट्स को बताई। इसमें कुछ नोट वर्दी बातें थी। मैंने आपको बताया था कि मैं जब सेमिनार में आज भी जाता हूँ तो कुछ चीज़ें नोट करता हूँ, तो नोट वर्दी बातें थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट की होगी। सॉक्रेट्स की जो कहानी सर ने सुनाई, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट स्टोरीज, मतलब मेरी शायद जिंदगी में मैंने कितनी ट्रेनिंग्स ली होंगी, उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स में मैंने ये कहानी सुनाई। इसका एक बहुत खूबसूरत मतलब जो एंड में निकल के आता है ना, वो बहुत जबरदस्त है कि आपको कामयाबी तब मिलेगी जितनी शिद्दत से आपको सांस चाहिए ना इस वक्त। जब वो पानी से बाहर निकालने के बाद, थोड़ी आगे की स्टोरी बताता हूँ। पानी से बाहर निकालने के बाद सॉक्रेटिस उसको पूछते हैं अब तुझे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? वो कहता है अभी तो हवा की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, सांस की जरूरत है। तो सॉक्रेटिस कहते हैं दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जिस दिन तुझे कामयाबी उतनी शिद्दत से चाहिए होगी जितनी शिद्दत से आप तुझे हवा चाहिए, तब तू कामयाब है। अगर आपको आईएएस बनना है तो क्या उतनी शिद्दत से बनना है कि नहीं मिलेगी तो जान चली जाएगी? मेडिकल की सीट चाहिए तो क्या उतनी शिद्दत से चाहिए कि नहीं मिलेगी तो जान चली जाएगी? जी नहीं पाऊंगा, घुटन हो जाएगी। जब तक आप अपने एम को, अपने गोल को, अपने करियर को उस लेवल की शिद्दत तक नहीं ले जाते कि ये नहीं मिलेगी तो ठीक से जी नहीं पाऊंगा, तब तक सक्सेस नहीं। ये चीज अपने अंदर डाल लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आमिर सर ने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ों को बताया, बखूबी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। कुछ चीज़ें जो उन्होंने एक्सप्लेन करी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगा कि हम कितने खुशनसीब हैं कि ऐसे टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी आज हमारे सामने यहाँ पर आई और उन्होंने हमें बोले। मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं काफ़ी नोट कर रहा था, तो 2-3 चीज़ें मैं जो दौरान गुफ्तगू बताऊंगा और फिर आगे प्रोग्राम में जाएंगे। बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट सर ने कहा, बुक रीडिंग। अच्छा मैंने देखा हूँ कि हम कितना भी बोल लें बुक रीड कर लो, कोई रीड नहीं करता। मतलब आज हमने यहाँ पर बोल दिया हाँ मैं रीड कर लूंगा, या फिर ऐस भी कर लिया, नियत भी कर ली, कोई
कोई रीड नहीं करता। हालांकि रीडिंग के इतने सामान है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। आज तो मैं सलमान भाई के साथ आया तो नॉर्मली नहीं, वरना जब भी मैं बाइक राइड करता हूँ, एक छोटा सा एप्लीकेशन है, उसका नाम है ऑडिबल। देखा है कभी किसी ने? ऑडिबल एक एप्लीकेशन है जिसमें फ्री ऑडियो बुक आती है, फ्री भी आती है, पेड भी आती है। उसका मंथली सब्सक्रिप्शन 200 रुपए का होता है। कितने? 200 रुपए। और फ्री भी बहुत सारी ऑडिबल है। वो क्या करती है? बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। तो मैं जब भी ट्रैवल करता रहता हूँ, मैं रेकमेंड नहीं करता, पर मैं छोटी आवाज में, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होता, तो मैं उसको लगा के अपने हेडफोन्स वेयर करके मैं ट्रैवल करते वक्त ट्रैवलिंग टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करता हूँ कि ट्रैवल टाइम में गेम खेलने से अच्छा, कोई पिक्चर देखने से अच्छा आप एक बुक सुन सकते हो। सुन के भी तो सीखा जा सकता है ना, जरूरी कि पढ़ूंगा तो ही समझेगा, सुन के सीखा जा सकता है। आप ऑडिबल जैसे और बहुत सारे ऑडियो बुक्स एप्लीकेशन है। मैं कुछ काम कर रहा हूँ घर में, राइट, मेरी घर में मेरी छोटी बहन है, वो टीचर है, मेरी वाइफ टीचर है, तो मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि आप लोग किचन में काम कर रहे हैं, राइट, आप लोग बिजी ऑक्यूपाइड है, बट एक एप्लीकेशन ब्लूटूथ के द्वारा आप लोग सुन सकते हैं ना। सुन के सीखो, पढ़ने का टाइम नहीं सुन, लेकिन सीखना जरूरी है। सिर्फ जहन में डाल दो, सीखना जरूरी है। रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे भाई, इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन, उन्होंने यही बताया कि सीखना जरूरी है। और सीखने के लिए एक और एस्पेक्ट आता है जिसपे मुस्लिम कौम का बिल्कुल भी तवज्जो नहीं, वो है ट्रेनिंग। आप यहाँ पर किसी को भी पूछ लो, कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है? कोई ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता। सबको ऐसा लगता है मैंने स्कूलिंग खत्म कर ली, हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एक बात कह के अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा और फिर मैं अपने अगले गेस्ट को यहाँ पर बुलाऊंगा कि आप टीम उम्मीद की वेबसाइट पे अगर जाएंगे या SDI चैनल पर जाएंगे तो टीम उम्मीद की पूरी सीरीज मिलेगी, हर एक चीज में डिटेल में। जैसे भाई ने बताया कि पेरेंट्स को कैसे टैकल करना है, कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई यहाँ पर बैठे हुए, उनके ही बहुत सारे इसमें हाउ टू स्टडी पे है, हाउ टू गिव एग्जामिनेशन पे, एक घंटे की डिटेल एक्सप्लेनेशन बेस्ड सेशन है। आप लोग जा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, या फिर टीम उम्मीद की जो वेबसाइट है sdummeed.org, उसमें भी हमने ये सारे वीडियोस डाल रखे हैं, आप वहां से भी ये डिटेल सेशंस ले सकते हैं। सो बिला ताखिर मैं अपने अगले गेस्ट को बुलाऊंगा, इरफान बरकाती भाई, who is basically completed his BE in software engineering, having 10 plus years of experience in IT, currently working in an Atlanta-based company as an application development and delivery manager. ये होता क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है। एप्लीकेशन को डेवलप करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, टेस्टिंग करना और फिर डिलीवर करना, बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन। उसके बारे में इरफान भाई को बेहतर तरीके से बताएंगे। इनके बारे में खासियत ये है कि जैसे आपने देखा प्रोग्राम में शुरुआत में जब आए थे तो किरत इरफान भाई ने की, राइट। ये एक मकसद थी उम्मीद का, ये भी है कि हम दीन और दुनिया साथ में लेकर चलें। तो ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह, जब आमिर सर का आपने सेशन सुना तो देखा आपने, दीन और दुनिया साथ में लेकर चले। ऐसे एग्जाम्पल जो दुनिया में भी है, ऐसे दीनी एग्जाम्पल जो दुनिया में भी आप यूज कर सकते हो, उन्होंने हमें बताए ऐसे एग्जाम्पल्स। तो ऐसे लोगों की टीम एक है, टीम उम्मीद, जो आपकी गाइडेंस करने के लिए आई, और उसी के अगले मेंबर को मैं यहाँ पर दावत देना चाहूंगा, इरफान बरकाती भाई, प्लीज कम ऑन स्टेज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त की किल्लत है तो उसको मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह हम जल्दी से इसे ख़त्म करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरी गुफ्तगू जितनी ब्रीफ हो उतना मैं कोशिश करूँगा। जब आइए इंशाअल्लाह नमाज का वक्त ही होने वाला है। आइए इंशाअल्लाह सबसे पहले अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक आयत और एक हदीस मुबारक आपके सामने पेश करूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात, सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने अभी आमिर भाई और रज़ा भाई आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे थे और आपको समझा रहे थे किस तरह से करियर चूज करना है, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है आने वाली
आने वाले टाइम के लिए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमान अगर हम देखें कुरान मजीद फुरकान हमीद में, वो कहता है कि मैंने इंसान को और जिन्नात को इसलिए बनाया ताकि वो मेरी इबादत करें। लेकिन हम तो पूरा भी दुनिया सीख रहे हैं। हमने पूरा क्या सीखा? अभी इंजीनियरिंग किस तरह करना है, कौन सा करियर चूज करना है। तो एक क्वेश्चन माइंड में ये रेज होता है कि फिर इबादत कब करेगा बंदा? और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि इबादत नहीं की जाती, बल्कि इबादत भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने वक्त नमाजी भी है, लेकिन यहाँ पर जो हुक्म दिया जा रहा है वो इबादत करने का हुक्म दिया जा रहा है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं सेट की जा रही है। तो उसका मतलब ये हुआ, और उसकी रहनुमाई करने के लिए मेरे आका अलैहिस्सलाम का कौल मौजूद है और फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अपने अमाल, जितने अमाल तुम करते हो उन तमाम का दारोमदार किस पर है? नीयत पर है। अगर आप कोई करियर ऑप्शन चूज करते हो, उसमें आगे प्रोग्रेस करना चाहते हो, if you want to go ahead and become something in the future, तो आपको करना क्या है? अपनी नीयत को दुरुस्त करना है। कैसे? अपनी नीयत को दुरुस्त करें, और नीयत के दुरुस्त रखने के बाद आपको इनाम ये मिलेगा कि आप जो कुछ भी करेंगे इंशाअल्लाह वो इबादत के अंदर काउंट होगा इंशाअल्लाह, उसका इनाम ये है। और दूसरा सबसे बड़ा उसके अंदर फायदा आपको ये हासिल होगा कि इंशाअल्लाह आप जो भी करेंगे उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला बरकत अता फरमाएगा। वास्तव में आगे ये पहला पार्ट था। इंशाअल्लाह आई कम टू माय कन्वर्सेशन द टॉक दैट आई एम सपोज्ड टू गिव हियर। अज़ान हो रही है इसलिए खामोश हो गया। बिस्मिल्लाह। तो मैं बात कर रहा था जो पुरानी आयत हमने पढ़ी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और उसके बाद में आपके सामने मैंने हदीस मुबारका पेश की जिसमें इन्नमल अमालु बिन्नियत इसका जिक्र हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात क्लियर होगी कि इबादत और नीयत दोनों साथ साथ में चलती है। तो जो भी आप काम करें, जो भी करें इंशाअल्लाह उसके लिए नीयत दुरुस्त रखें इंशाअल्लाह, तो सारे काम में इंशाअल्लाह आसानियाँ भी होगी और अल्लाह सुब्हानहू तआला बरकत अता फरमाएगा। और इंशाअल्लाह जो मेरी फील्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई ने बहुत सारी चीज़ें कवर की, और मुझे लगता है कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, बिकॉज मैंने जो इंजीनियरिंग की थी वो 2008 में की थी और तेरना कॉलेज से की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डेवलपमेंट आया है, प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन इंशाअल्लाह अगर हम यहाँ पर बैठ कर एक माइंड सेट करते हैं कि मुझे बहुत से लोगों का ऐसा होता है, और जो मेरे कॉन्टैक्ट में लोग आते हैं उनमें एक पैशन होता है, पता नहीं वो सच होता है या झूठ होता है, लेकिन उनमें एक होता है कि हमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है, हमें कंप्यूटर्स में और टेक्नोलॉजी के अंदर आगे कुछ बढ़ना है, हमें वहाँ पर कुछ करना है। और वहाँ पर एक वजह जाने की ये भी है क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, और दूसरी वजह ये कि उसमें पैसा ज़्यादा है इसलिए लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सारी फील्ड्स में पैसा नहीं है, हमें मालूमात नहीं है, इसकी वजह से हमें जो है उसकी वैल्यू, उसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं है। हमें चाहिए कि हम वाकई में जो है ये तमाम जो वेबिनार्स होते हैं, सेशंस अवेलेबल है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम भाई के सेशंस अवेलेबल है, वो देख कर जो है अपना एक माइंड मेकअप करें कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, टू नो आवरसेल्फ फर्स्ट सो दैट वी कैन थिंक प्रोग्रेसिवली, और आगे जाकर हमें क्या करना है उसके बारे में हम जो है वो एक डिटरमिन कर सकें हमारा गोल क्या है, हमें क्या करना है। लेकिन अगर आपका जहन इस तरफ जाता है, इस तरफ माइंड होता है कि मुझे आगे चलकर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कुछ करना है और मुझे जो है आगे इसी के अंदर करियर बनाना है, तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं, बिकॉज मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो इंशाल्लाह आई ट्राई टू सम ऑफ माय कन्वर्सेशन इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आईटी इंडस्ट्री में काम करता है और उसका रुझान उस तरफ होता है। तो पहली चीज़ जो होती है वो होता है डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अभी ये नाम सुनकर शायद आपको लग रहा होगा ये कौन सी जगह का नाम है। तो बात दरअसल इतनी है कि हम जो देखते हैं, आज हम मॉल्स में जाते हैं, हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, टिकट जो है बुक करते हैं ऑनलाइन, तमाम चीज़ें जो है वो डेवलप की हुई टीम होती है, सॉफ्टवेयर टीम होती है जिन्होंने ये सारी चीज़ें डेवलप की होती है, और उसके थ्रू हमें इनपुट, उसके जरिए जो है हम इनपुट देते हैं और उसका आउटपुट में निकल कर आता है, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम इनपुट दे रहे हैं, उसका आउटपुट आ रहा है, और वो सारा जो प्रोसेस होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के अंदर होता है। और उसके बाद जो है आपने एक सॉफ्टवेयर तो बना लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल SDI ऐप हमने बनाया, लेट्स टॉक अबाउट SDI बिकॉज़ दिस इज ऑल अबाउट SDI। सो SDI ऐप हमने बनाया, अब उसके बाद बनाने के बाद में जो डेवलपर्स जो थे उसके, उन्होंने बहुत मेहनत करके माशाल्लाह अल्लाह ने जज़ाए खैर दे, उन्होंने मेहनत करके ये ऐप बनाया। लेकिन व्हेन दिस ऐप गोज आउट इनटू पीपल्स हैंड, तो उसमें इश्यूज, एरर्स नहीं होने चाहिए।
उसमें कोई बग्स नहीं होने चाहिए, उसमें कोई जो है मेजर फंक्शनलिटी फ्लॉ नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीज़ों को टैकल करने के लिए, तमाम चीज़ों को जो है पहले से ही जांचने के लिए, क्वालिटी चेक करने के लिए हमारे पास जो है वो एक टीम होती है जिसे हम कहते हैं, एक फील्ड होती है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग जिसे कहते हैं। और उसके बाद में जब आपने डेवलपमेंट कर लिया, आपने टेस्टिंग भी कर ली, नाउ यू वांट टू गो आउट इन द मार्केट एंड टेल अदर पीपल कि ये मेरा एप्लीकेशन है, तो उसके लिए आपको मार्केटिंग भी लगेगी। और मार्केटिंग करने के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आईटी इंडस्ट्री के अंदर एक फील्ड मौजूद है जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। आज हर चीज के लिए जो है डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मस्ट हो गई है। इट हैज बिकम एन एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री। तो वो है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग। इंशाल्लाह आई ट्राई टू कवर दीस 3 पॉइंट्स टुडे, और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, तो इंशाल्लाह मैं जो है स्किप करके हुए इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू आगे लेके जाऊंगा। और आगे इंशाल्लाह हमारा ये भी प्लान है कि आगे चलकर हमें फ्यूचर के अंदर भी कुछ सेशंस ऐसे कंडक्ट करने हैं, और तो उसके अंदर अगर वक्त मैसर आया इंशाल्लाह तो उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्किटेक्चर, इसके अंदर AWS, Azure और Google क्लाउड वगैरह जो है वो इंशाल्लाह कवर किया जाएगा। उसके बाद में डेटा एनालिटिक्स एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, जिसके अंदर अभी हमारे आमिर भाई ने जिक्र किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम कहते हैं IoT, जिसे हम कहते हैं IoT। आप घर यहाँ पर खड़े खड़े आप घर के फैन को और अपने घर के जो ट्यूबलाइट्स को हैंडल कर सकते हैं, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, अपने फ्रिज को जो है बंद कर सकते हैं। ये है तमाम चीज़ें IoT के अंदर कवर होती है। तो इंशाल्लाह आने वाले सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह उससे भी कवर करेंगे। और आखिरी जो चीज़ है इंशाल्लाह वो है साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज आपका जो डेटा जाता है, जो डेटा आप फीड करते हो कंप्यूटर को, एप्लीकेशन को, मोबाइल को, वो तमाम चीज़ें किसी न किसी तरह जो है कोई ऐसा बंदा जो आपकी इंफॉर्मेशन गलत इस्तेमाल कर सकता है, उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए भी हमारे पास एक फील्ड है जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। तो इंशाल्लाह ये फ्यूचर टाइम के अंदर इंशाल्लाह हम इसे कवर करेंगे। और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये कौन कर सकता है? अमित भाई, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग एनीवेयर रॉन्ग। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि कौन कर सकता है? तो आमिर भाई ने जिक्र किया IQ और EQ का। तो जिसका ये IQ और EQ ज़्यादा होता है ना, उसे चाहिए, उसके लिए रेकमेंडेड है कि वो बंदा जो है इसके अंदर आगे जाए और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जो है वो काम करे। बिकॉज जिसका IQ और जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है रैशनल थिंकिंग के अंदर और लॉजिकल जो है रीजनिंग, लॉजिकल प्रॉब्लम्स को, रीजनिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये फील्ड उसके लिए नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा IQ बहुत अच्छा है और मैं लॉजिकल जो है प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, देन दिस फील्ड इज मेंट फॉर यू। दिस फील्ड इज लाइक यू कैन इजीली गो इन एंड इंशाल्लाह यू कैन get exposure to this field। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे फील्ड्स हैं, इसमें SaaS एप्लीकेशन डेवलपमेंट आता है, हमारा CRM एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं एक ही चीज़ को जो है आपके सामने बयान करता। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया IRCTC या SDI एप्लीकेशन, ये डेवलपमेंट हुआ है। अभी डेवलपमेंट जो है कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, इसके बारे में इंशाल्लाह आपको आगे बताया जाएगा। ये आता है, एक्चुअली आपको बता दूँ मैं, ये एक प्रोडक्ट बनाया है, इट इज़ एन SDI प्रोडक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह ये SDI प्रोडक्ट बनाया है। ये SDI प्रोडक्ट जो है वो बहुत से लोगों के हाथ में, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत सारे फायदे लोग उठा रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि लोगों के हाथ में चीज़ें जाए और लोग उससे फ़ायदा उठाएं। आज हमारे पास YouTube है और हमारे पास मोबाइल है। जो लोग दीन से जुड़े हुए हैं वो सोचते हैं, अल्लाह डरते भी हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि मेरे मौला कहीं ऐसी कोई चीज़ मैं देख रहा हूँ जिसके लिए कोई नाराज़ हो जाए। तो हमारी सोच इस तरह से होनी चाहिए कि हम जो है जब मोबाइल का इस्तेमाल करें तो उसे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, ना कि हमारे नुकसान के लिए इस्तेमाल करें। वो नुकसान हमारा वक्त का भी हो रहा है और आखिरत का भी हो रहा है, इसके बारे में ख्याल रखें, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। अब आगे जो है इंशाल्लाह इसके बाद कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये सारी चीज़ें बनती हैं, इसके बारे में छोटा सा एक स्लाइड था मेरे पास। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट हो, जो क्यूरियस उसके बारे में जानने के लिए, वो आज जो है बूमिंग टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। हमने पहले नाम सुना होगा जावा। वो जावा टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जो पहले थी हुआ करती थी, अब वो जो है वो मार्केट में है, लेकिन उसका इतनी प्रेवलेंट नहीं है वो जितनी होनी चाहिए और इतना उसका बूम नहीं है। बट नाउ लाइक वी हैव डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ दैट यू कैन सीख योर करियर इन। तो उसमें से पहला जो प्लेटफॉर्म है वो पाइथन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुन्नत इस्लामी ने एक सेशन जो है, हमारा कुछ एक टीम है जिसने सिर्फ पाइथन के ऊपर, और हमारे यहाँ पर मुबल्लिगीन, नूरा के मुबल्लिगीन है, इन्होंने पाइथन के ऊपर जो है कोर्स कंप्लीट भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें इस फील्ड में भी रखा। तो पाइथन जो है एक लैंग्वेज है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए जो है आप अलग अलग तरह के एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। और फिर उसके बाद में है नोड, जिसमें हम लोग, हमारी कंपनी काम करती है। जावा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए काम आता है। .NET और
रिएक्ट, ये भी बहुत बूमी टेक्नोलॉजीज है। और उसके बाद में हम आते हैं मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आज हर किसी के हाथ तो मोबाइल है, या तो आईफोन है तो एंड्रॉइड। अब उसमें दो सिस्टम चलते हैं, उसके जो बैकग्राउंड में एक सिस्टम होता है उसे कहते हैं iOS। अब यहाँ पर हमारे बंदों को नहीं पता कि iOS किस चीज़ का नाम है और एंड्रॉइड किस चीज़ का नाम है। हमने सुना भी होगा लेकिन हमें उसकी डिटेल नहीं पता। अभी आमिर भाई ने आपके सामने जिक्र किया, हम बहुत सारी चीज़ों को देखते रहे, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन उसके बारे में गौर फिक्र नहीं करते। और ये सेशंस और ये जो मजालिस है इसलिए कायम की जाती है ताकि हम जो है हर चीज़ के बारे में सवाल करने वाले बने, हर चीज़ के बारे में जानने और क्यूरियोसिटी जो है पैदा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अगर इंटेक का भी हमारा यहाँ से यही है कि हम जो है चीज़ों के बारे में क्यूरियस हो जाए ताकि हमें उसका फायदा इंशाल्लाह हासिल हो। तो iOS, एंड्रॉइड और जो रिएक्ट नेटिव ये अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे भाई है, माय यंगेस्ट ब्रदर, he is working in Canada, he is working on iOS application development अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पर जो है बहुत अच्छा पैकेज वगैरह भी है और वहाँ पर बहुत से जो करियर अपॉर्चुनिटीज है iOS और एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा करियर IT के वगैरह के अंदर हम चाहते हैं देखना, तो यहाँ पर ये फील्ड भी आपके लिए ओपन है जिसके अंदर आप जो है अपना करियर एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद में ये तमाम चीज़ों को स्टोर करने के लिए जो डेटा आप डालते हैं कंप्यूटर में या आप मोबाइल एप्लीकेशन में, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा। आपने सोचा होगा कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा, कहीं ना कहीं जाके वो बैठता होगा, इट माइट बी सिटिंग समवेयर। तो उसे हम कहते हैं डेटाबेस। और वो डेटाबेस जो है बहुत सारे डेटाबेस अवेलेबल है, लेकिन मैंने यहाँ पर चंद ही को मेंशन किया है। इसमें MySQL है, Postgres है, SQL सर्वर है और Oracle डेटाबेस है। इसके अंदर भी ये अलग स्ट्रीम है। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर career opportunity in this specific field, there are like plenty of options available. तो आप ये भी एक ऑप्शन जो है देख सकते हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल्स है। आप सोच रहे होंगे कि तमाम चीज़ें करने के बाद में एग्जाम्पल्स क्या है इसके। तो हम जो SDI वेबसाइट ने अभी भी देखी, ये भी जो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट का अल्हम्दुलिल्लाह वो आउटपुट था। और हम जो मोबाइल एप्लीकेशन देखते हैं SDI ऐप का, वो भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट और टेस्टिंग का आउटपुट था। फिर हम जो IRCTC यूज़ करते हैं वो भी एक एप्लीकेशन है। आधार कार्ड जो हमारा होता है, पैन कार्ड होता है, देन हमारा कोविड वैक्सीनेशन की जो एप्लीकेशन है, ये तमाम चीज़ें जो है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के थ्रू बनाई हुई है, टेस्ट की हुई है। तो ये एक अलग अपॉर्चुनिटी होती है, फील्ड जो है हमें से देखकर जो है अपना करियर इसके अंदर सीख कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब मैंने आपसे जो पहले बात की थी कि IQ और EQ आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसमें। अगर आपका IQ EQ स्ट्रॉन्ग नहीं है और सोचते हो आप कि नहीं भाई मैं इतना डिफिकल्ट काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑप्शन है सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जिसे हम आम लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं। जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया है अब उसको टेस्ट करना है। और माजरत के साथ में मैं कहता हूँ कि हमारे जो मुस्लिम माशरे के अंदर लोगों को नुक्स निकालने की बड़ी आदत है। नुक्स निकालने की, हर चीज़ में, अच्छी चीज़ में नुक्स निकालते हैं। तो अगर आप ही समझते हैं, आपका ज़हन इस तरफ है कि आप नुक्स निकालने वाले अच्छे हैं, तो आप वो नुक्स निकालना जो है बुरी बातों से बल्कि अच्छी बातों की तरफ लेके आए अपना ज़हन। और नुक्स यहाँ पर निकालने के एप्लीकेशन के क्या-क्या नुक्स हैं। और यकीन जाने देयर आर thousands and thousands people who are sitting out there just to find out the bug in the application. माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो अपने सिस्टम हमारा होता है माइक्रोसॉफ्ट का और iOS का, जो बंदे इसके अंदर कोई भी एक इशू आइडेंटिफाई करके बता दे कंपनी को, iOS जो एप्पल कंपनी है उसको या फिर एंड्रॉइड कंपनी है उसको बता दे, तो वो कंपनी जो है उनको जो है डॉलर्स में पे करती है, $1000 या $2000, कई $1000 है, मुझे एग्जैक्ट नंबर पता नहीं, लेकिन डॉलर्स में पे करती है कंपनी। जस्ट एक बंदे ने क्या किया, अपनी क्यूरियोसिटी के तहत जो है उसने जाकर वो एप्लीकेशन के अंदर कुछ फाइंड किया कि ये मिस्टेक इसके अंदर है। और बहुत सारे बंदे होते हैं और आजकल हमारे हर गली के अंदर जो है मोबाइल डेवलपर मिलते हैं, मोबाइल चलाने वाले, मोबाइल का जो है वो A to Z जानने वाले मिलते हैं। तो अगर हम इस तरफ भी ज़हन लाए कि उसके अंदर कुछ बग फाइंड करके हम कंपनी को बताएं, तो इंशाल्लाह इसका फायदा भी हमें मिल सकता है। अब यहाँ पर एक जो बात करने वाली ये है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये हर बंदा, हर मेरी जो बहनें यहाँ पर सुन रही है वो भी कर सकती है, घर बैठे ये चीज़ अवेलेबल है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा करियर इसके अंदर बने और हमें बहुत कम टाइम में और आसानी से जो है कुछ करना है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है ये फील्ड सबके लिए ओपन है। तो कोई भी ये कर सकता है, ग्रेजुएशन बंदे को होना ज़रूरी है, लेकिन ये कोई भी आसानी से कर सकता है। इसके अंदर आसानी जो है कोई कीवर्ड है, आसानी से कर सकता है। और ये यकीन जाने बहुत बूमिंग फील्ड है और आज की तारीख में हर कोई बंदा चाहता है कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो 100% जो है वो बग फ्री हो, इशू फ्री हो, ताकि जब मेरा एप्लीकेशन कोई बंदा यूज़ करे, जब किसी के हाथ में जाए तो उसे कोई जो है चीज़ फ्लॉ, उसके अंदर कोई गलती वगैरह नजर ना आए। हर किसी कंपनी की चाह होती है कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो बग फ्री रहे। तो ये जो है ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के थ्रू और इस फील्ड के थ्रू मुमकिन है, हम ये भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। और एक चीज़ आपको बताऊँ, मैं हाल ही में एक
हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये फील्ड के अंदर तकरीबन 9 साल काम किया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर उन्होंने 9 साल काम किया। अब उन्होंने माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस हो चुका था, और वो एक्सपीरियंस होने के बाद में उन्होंने फ़ोन किया मुझे और मुझसे कहते हैं कि भाई मुझे जो करंट कंपनी है, आई थिंक इस कंपनी का नेम इज अपस्टॉक करके एक कंपनी है जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो काम करती है, और जो एक कंपनी है जो बहरीन में है, ये दोनों कंपनी उसको ऑफर कर रही है। और यू वोंट बिलीव the package was being offered from the company in Bahrain was 34 lakh per annum in software testing. 34 lakh per annum, सालाना 34 लाख आप कमा सकते हो, और वो बंदे ने वही ऑप्शन चूज किया, ना वही भी फ्लाइंग टू बहरेन इन सब डेज। तो वो ये भी एक ऑप्शन है। और आपको एक चीज बता दूं, मैं आमिर भाई ने एक बात कि आप जिस फील्ड में हो ना उसको पैशनेटली करो, जो भी फील्ड आप चूज करो, जो भी काम आप करो उसको पैशनेटली करो। अगर आपके अंदर पैशन है तो इंशाल्लाह आप उसके अंदर सक्सेसफुल इंशाल्लाह जरूर बनोगे, और इंशाल्लाह आप उसके अंदर एक्सेल करोगे। अगर आपको एक्सेल करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो जो भी फील्ड आप करो, जो भी फील्ड आप चूज करो, मैकेनिकल, सिविल और आर्किटेक्ट, अगर आर्किटेक्ट वाला जो फील्ड है हमारा, जो भी हमारे फील्ड चूज करें, कंप्यूटर फील्ड चूज करें, जो भी फील्ड चूज करें उसको पैशनेटली करें इंशाल्लाह। कहीं ना अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ में आ रही है, रिस्पॉन्स देते हैं इंशाल्लाह। अब आगे इंशाल्लाह ये दो चीजें थी जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट और टेस्टिंग के बारे में थी। आखिरी से इंशाल्लाह लास्ट स्लाइड जो है ये डिजिटल मार्केटिंग वाली है, कि यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे लाइक स्कैम चल रहे हैं आज मार्केट के अंदर, यहाँ पर आपको लूटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप हमारे पास एक कोर्स ज्वाइन कर लो और आपको जो है इतना ऑफर वाला जॉब जो है, इतना पैकेज वाला जॉब आपको दिलाएंगे। ये तमाम चीज़ों से भी बचे और स्कैम के अंदर जो है ना पड़े, इसके स्कैम और ऐसे ट्रैप से बचे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो है ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर बंदों को सिखाया जाता है, गाइड किया जाता है कि आपके एप्लीकेशन को या बिजनेस आइडियाज को कैसे मार्केट के अंदर जो प्रेजेंट किया जाए, कैसे लोगों को इसकी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, कैसे लोगों को इसकी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। आपने फेसबुक यूज किया होगा, फेसबुक पर यूज करता है, इंस्टाग्राम यूज किया होगा, ट्विटर यूज किया होगा। अब आप देखते होंगे इसके साइड में, अतराफ में या बीच में एप्लीकेशन पॉज हो गया और सडनली एक जो है मेरा एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गया, कोई एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गया। वो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, वो दरअसल जो है वो डिजिटल मार्केटिंग थ्रू जो है वो बंदे उसको पोस्ट करते हैं, और पोस्ट होने के बाद में वो एप्लीकेशन जो एडवर्टाइजमेंट है पर क्लिक और पर व्यू के ऊपर जो है उनको पैसा मिला करता है। ये भी गलत चीज है। तो इसके अंदर भी अगर हम चाहते हैं अभी देखिए आपके सामने अभी तक जो भी जितने भी सेशन हैं सारे हमारे जो स्पीकर आए उन्होंने इंजीनियरिंग के बारे में कहा, लेकिन इसमें एक चीज लिखा हुआ था, एक स्पेशल कैरियर ऑप्शन फॉर सिस्टर्स एज वेल। अब वहाँ पे कोई फोकस नहीं किया है ना, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी फोकस हो, ठीक है, उस पर भी फोकस हो। और साथ ही साथ आर्ट्स, आमतौर पे लोग सोचते कि बहुत बोरिंग है। अब तक हमने देखा कि आर्ट्स जो है लोगों में ये मिथ होता है कि बहुत बोरिंग है, क्या होता है यार, ये समझ में नहीं आता हमें, है ना। तो आर्ट्स क्यों लेना चाहिए? अभी रजा सर ने कहा कि कॉमर्स मत लो, आर्ट्स भी मत लो, तो मैं कहता हूँ आर्ट्स लेना है तो लो, लेकिन क्यों लेना चाहिए? तो उसकी बहुत सारी, सबसे पहले एक तो वजह ये होगी कि आपको आर्ट्स लेना क्यों है। जस्ट गिव मी अ मिनट। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, किसको देखना है, वो क्या हो सकता है, आप क्या सोच रहे हो क्या हो सकता है, क्या इमेज में बताऊंगा। यस, एनी गेस? यहाँ पे देखिए आप कुछ देख रहे, क्या लिखा हुआ है? ये रखा गया है। कल अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में भी उसका प्रोग्राम मनाया जाएगा और हर साल इंशाल्लाह तबारक तआला आला हज़रत के उर्स के मौके पर कैरियर गाइडेंस और जो कुछ हम नौजवानों ने अहले सुन्नत की फलाह बहबूद के लिए कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़े रहें। हम चाहते हैं कि हमारा हर अहले सुन्नत का नौजवान जो है वो तरक्की करके उस मकाम पर पहुँचे कि वो खुद अपने घर वालों, खानदान वालों, यहाँ तक कि पूरी कौम के लिए कुछ कर सकें। ठीक है ना, इंशाल्लाह। बस ये कहना था। उसके अलावा जैसे प्रोग्राम हुआ, अल्लाह तबारक तआला का हुक्म है कि एहसान और शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम
इस तरीके से मुकम्मल हो पाया। इसमें काफ़ी लोगों की मेहनत थी। सबसे पहले तो जो हमारे मेहमान हैं सलमान सर और हमारे सोहेल सर और आमिर सर, इरफान सर तो अपने हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह, उम्र की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी बाकी सब तकरीबन आमिर सर भी उम्र के, सोहेल सर भी उम्र के, नज़मुल्लाह सर। तो इन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इतनी अच्छी तरीके से हम लोगों को बैकअप दिया। हम नहीं समझते थे कि इतना कामयाब प्रोग्राम हम लोग कर सकेंगे। ये आप लोगों का पहला एक्सपीरियंस था। इंशाल्लाह आप लोगों की हमेशा हम मदद देते रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सलमान सर आए और इंशाल्लाह हमारी तरफ से कुछ इज़्ज़त अफजाई कबूल करें।